हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेरोसिक्स सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि एक यही चैप्टर में बच गया था इस सीरीज़ में। आज मेरे को एक गैप मिला है अपने सेमेस्टर के बीच, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आप इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इस बार बायोमॉलिक्यूल से काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। कम से कम भी तो 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो बाकी थियोरेटिकल पोर्शन है जैसे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब हटा दिया गया है। तो चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, तो उनको तो कहीं ना कहीं से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाने हैं, तो बायोमॉलिक्यूल से अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए और इसी यहीं पे आपको याद भी हो जाए। और बार बार जब आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको एक्जैक्टली ये चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बायोमॉलिक्यूल्स खोलते हो आपको इस चैप्टर का नाम दिखता है। तो बायोमॉलिक्यूल से आप क्या समझते हो? उसके नाम में ही है बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिले। तो बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में मिलते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन ये हो गया। अब यहाँ पे 1-2 लाइन मैंने हाईलाइट कर दी है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लो कि अगर आपको कोई बोलता है कि लिविंग सिस्टम जो है वो नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो ये सही है गलत है? तो एकदम सही है। ठीक है, हम लोग कोई भी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने, और एटम मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी बॉडी में H2O है, वाटर है, तो वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाए, तो सब इनऑर्गेनिक है। तो ये इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई बोलता है कि लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एकदम सही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, मेन चीज़ देखते हैं जो कि अपना कार्बोहाइड्रेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग में जब कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर किया गया तो ये माना गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कि वो कार्बन और H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका जनरल फॉर्मूला उन्होंने रख दिया स्टार्टिंग में कि CxH2OY को जो भी फॉलो करेगा वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हम लोग और एडवांस होते गए, हमने और डिस्कवरी की, तो हमें और पता चला कि ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन इस फॉर्मूला में फिट नहीं आ रहे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल था आपका रैमनोज। ठीक है, रैमनोज का फॉर्मूला ये है, अगर आप इसको फिट करना चाहोगे तो फिट नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है, तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो, H2O इसमें खोल के देखना, आप फिट नहीं कर पाओगे इसमें। तो एक दिक्कत इसमें क्या है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, जैसे कि रैमनोज। आपको एग्जांपल याद रखना है कि रैमनोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि CxH2OY वाले फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी क्या दिक्कत आई? दूसरी ये दिक्कत आई कि बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इसमें फिट हो रहे थे। जैसे कि एग्जांपल था इसका एसिटिक एसिड, जिसको आप जानते हो CH3COOH होता है। अगर उसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहोगे तो C2H2O होल ट्वाइस में वो आ जाएगा, और ये इसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। लेकिन आपको पता है एसिटिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, मतलब इस फॉर्मूला में दिक्कत थी और ये सही डेफिनेशन नहीं था कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको इस पार्ट से क्या क्या पूछ सकते हैं? पहला कि कौन सा ऐसा नॉन कार्बोहाइड्रेट है जो कि CxH2OY को फॉलो करता है, तो एसिटिक एसिड आप दोगे। ठीक है, दूसरा वो आपको डायरेक्टली ऐसा एक फॉर्मूला लिख के दे सकते हैं। ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन होंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह दिखेंगे, लेकिन आपको दिखना चाहिए, याद होना चाहिए कि C2H2O होल ट्वाइस जो है वो एसिटिक एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, दूसरा आपसे वो क्या पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। अभी तक मैं पूछा था इनमें से कौन सा नॉन कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। अब मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा रैमनोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O5 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन बता दिए। तो असली डेफिनेशन क्या था फिर? असली डेफिनेशन हमें चाहिए होगा, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो हमें कुछ तो, कोई चीज़ अगर फेल होता है मतलब कि हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ मिस कर रहे थे, जब हमने उसको पता किया तो हमारा सही डेफिनेशन निकल के आया। तो सही डेफिनेशन क्या आया? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें एक एक लाइन आपको अच्छे से, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से आपको ध्यान देना और एक्जैक्टली आपको रटा होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद सेम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे दें। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कैसा मॉलिक्यूल होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर कभी आता है ये स्टेटमेंट कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो सही बात है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये भी सही बात है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि वो पहले से एल्डिहाइड कीटोन ना हो, लेकिन जब उनका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब वो जो बनाएंगे, तब जो वो प्रोडक्ट देंगे उसमें एल्डिहाइड कीटोन हो। मतलब कि जब आप मान लो जब आप पॉलीसेकेराइड देखोगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे आपको पहले से एल्डिहाइड कीटोन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कैसे है? जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मोनोसेकेराइड यूनिट्स देगा और उसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलेगा। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके एल्डिहाइड या कीटोन्स दे दें। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको रटा होना चाहिए। जो इसमें से पूछ सकते थे मैंने आपको बता दिया कैसे स्टेटमेंट्स यहाँ से बना सकते थे। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये देखो कि आप सबको पता है कि जनरली कि कार्बोहाइड्रेट्स जब आप टेस्ट करते हो तो थोड़ा स्वीट सा लगता है। ठीक है, तो उसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखोगे आपके घर में जो चीनी यूज़ होता है, सुक्रोज। ठीक है, या फिर दूध भी आप पीते हो तो वो भी हल्का मीठा लगता है, तो उसमें लैक्टोज होता है। तो मिल्क शुगर आपको पता है लैक्टोज होता है, और अपने घर में जो यूज़ होता है सुक्रोज होता है। तो आप जनरली कह सकते हो कि जो
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन ये सब के लिए सही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सम कार्ब्स आर शुगर्स, सारे कार्ब्स शुगर्स नहीं होते हैं, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि सारे के सारे कार्ब्स आपके स्वीट नहीं होते। इसका अभी अच्छा एक एग्जांपल देखिए जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं नेचर में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो जिससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो पूछा जा सकता था मैंने आपको बता दिया। अब जो चांस है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनाते हैं तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो कितने यूनिट्स पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, और H2O के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो तो आप उसको हाइड्रोलिसिस बोल रहे हो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि H2OH+ के प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो हाइड्रोलिसिस आप उसको बोलते हो, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, किसी चीज़ को तोड़ोगे तो कितने यूनिट्स पे टूट रहा है उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड का क्या मतलब है, देखो नाम से पता चल रहा है। सेक्राइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और मोनो का मतलब होता है एक यूनिट, मतलब कि जब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें कोई भी यूनिट मिलेगा नहीं, ये ऑलरेडी एक ही यूनिट से बना है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोसेक्राइड का मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो कितने यूनिट्स मिलेंगे, तो 0, क्योंकि वो पहले से एक ही यूनिट का बना है, तो उसको कहाँ से तोड़ लोगे आप। तो वही लिखा है कि मोनोसेक्राइड्स को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी सबको याद होता ही है कि ग्लूकोज बहुत छोटा मॉलिक्यूल, आप जानते हो ग्लूकोज को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि जब आप डाइजेशन भी करवाते थे आप लास्ट किस पे तोड़ते थे, ग्लूकोज में, और उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जिसको याद नहीं रहता है। बाकी इसका मैंने ट्रिक बना दिया यहाँ पे, GFR, आपको पता है GFR आप एक्सप्रेशन में पढ़ते हो, तो GFR से आप याद रख सकते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज आपके मोनोसेक्राइड्स आते हैं। और मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक ही यूनिट है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो नाम से, ओलिगो का मतलब होता है कम, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो कुछ यूनिट्स पे तो टूटेगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूनिट्स निकलेंगे। जैसे पॉलीसेक्राइड जब तोड़ोगे तो बहुत सारे यूनिट्स निकलते हैं, लेकिन अगर ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ोगे तो इसमें एक रेंज दिया हुआ है कि वो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स में टूट सकता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 में टूटेगा। तो ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट जिसको जब आप हाइड्रोलाइज करवाते हो तो उसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं, उसको आप ओलिगोसेक्राइड बोलते हो। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये रेंज याद रखना है कि 2 से 10 तक अगर है तो ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। इसमें अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने यूनिट्स एक्जैक्टली मिल रहे हैं, ये तो आपने रेंज बताया कि 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है ना, 10 तक मिल सकता है। अगर अब मैं आपसे एक्जैक्टली पूछूं कि अगर 2 मिल रहा है तो क्या बोलोगे उसको, तो अगर 2 मिल रहा है तो उसको आप डाइसेक्राइड बोलोगे। तो ये सारे के सारे ओलिगोसेक्राइड ही है, बस डिपेंडिंग ऑन कि कितने मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं उसको हमने बांट दिया है। तो ओलिगोसेक्राइड का एक टाइप है डाइसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा, एक है ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 मोनोसेक्राइड मिलेगा, और एक है टेट्रासेक्राइड जिसमें 4 मिलेगा। ऐसे करके आप पेंटा भी बांट सकते हो, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके आगे जा सकते हो। तो अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ ओलिगोसेक्राइड का कि ओलिगोसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड्स आपको मिल सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 से 10 तक कितने भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मैंने नीचे लिखा है ये सारे क्या है, ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, तो नीचे लिखा होगा डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। तो ये सारे के सारे ओलिगोसेक्राइड है, क्योंकि 2 से 10 के रेंज के अंदर आ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप हाइड्रोलाइज करवा रहे हो, ठीक है, मान लो आपने किसी डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करवाया, तो हाइड्रोलाइज करने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो दोनों आपके प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले हैं, वो सेम हो या अलग अलग हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, ये लाइन आप याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। बाकी अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है। तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल आपको याद रखना है 2, सुक्रोज और माल्टोज। अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो वो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे। तो आपको दिख रहा है कि जो सुक्रोज के टूटने के बाद जो दोनों मोनोसेक्राइड्स मिले हैं वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब माल्टोज को आपने हाइड्रोलाइज करवाया है तो इसमें जो दोनों मोनोसेक्राइड्स मिले हैं वो सेम है। तो वही ये लाइन लिख रही है कि जब आप डाइसेक्राइड्स को ब्रेक कर रहे हो, हाइड्रोलाइज करवा रहे हो, तो जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, अगर स्टेटमेंट में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टेटमेंट में, अगर आपको सुन के लग रहा है कि हाँ मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तो उसको याद नहीं करना है। जहाँ आपको लग रहा है कि जैसे मैंने ये सारे पॉइंट हाईलाइट किए ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप ये भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले देखा मोनोसेक्राइड का एग्जांपल रटा होना चाहिए, GFR, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। दूसरा आपने देखा ओलिगोसेक्राइड बोल लो या फिर डाइसेक्राइड के एग्जांपल। तो डाइसेक्राइड के एग्जांपल में आ जाता है आपका माल्टोज और सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज किस में टूटता है ये पता होना चाहिए। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और माल्टोज टूटता है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज। अगर आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होता, आपके सिलेबस से हट गया है तो आपको मौका नहीं मिला पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ा होता तो ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होता, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्लासिफिकेशन पे, जो कि है पॉलीसेक्राइड। आपने अभी देखा था कि ओलिगोसेक्राइड में कहाँ से कहाँ तक मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं, 2 से 10 तक। मतलब जब आप ओलिगोसेक्राइड को ब्रेक करोगे तो 2 से 10 तक आपको मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा मिले तब उसको आप बोलोगे पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलता है हाइड्रोलाइसिस करवाने पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में,
ठीक है, स्वीट नहीं होते टेस्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसीलिए इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। तो कभी अगर ये असर्शन इनके फॉर्म में आता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, दूसरा रीजन होगा पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो यहाँ असर्शन रीजन दोनों ही सही होगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा असर्शन का। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको रट लो कि पॉलीसेकेराइड्स आपके स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। अगर भूल जाते हो तो कैसे याद रखोगे, एग्जांपल्स का ध्यान रखो। एग्जांपल में से आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और गम्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि असर्शन हो सकता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, और रीजन हो सकता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ ग्लाइकोजन लिख के दे देंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि ग्लाइकोजन तो स्वीट होगा क्योंकि ग्लूकोज से बना है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ग्लाइकोजन आपका टेस्टलेस होता है। तो यहाँ जितने भी पॉलीसेकेराइड्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे टेस्टलेस होते हैं, ये नॉन शुगर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जितने भी आप देखो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म है वो आपका पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च। कोई चीज़ अगर आपको स्टोर करवानी है तो आप एक चीज़ में तो स्टोर करवा नहीं पाओगे, उसको बड़ा मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, तो इसलिए स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है। सिमिलरली एनिमल्स में जो स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन है, तो उसको भी एक बड़ा मॉलिक्यूल होना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ स्टोर करवाना चाह रहे हो उसमें। तीसरा है आपका सेल्यूलोज। जो भी चीज़ प्रोटेक्टिव होगा अगर वो एक मॉलिक्यूल का बना होगा तो आपका प्रोटेक्शन दे नहीं पाएगा, तो इसीलिए सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव नेचर दिखाता है अपने सेल्स में, सेल वॉल वगैरह में आपका मिलता ही है। चौथा आपका गम्स, ये सारे आपके जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो एग्जांपल याद कर लें। तो मेन इस पार्ट में आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, और जो मैंने लाइन्स हाईलाइट करी है स्टेटमेंट के फॉर्म में या एआर के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, एग्जैक्ट एग्जांपल में बताऊंगा कि कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर बोलते किसको है। तो देखो, ऐसे शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे शुगर्स जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दें, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स किसको बोलते हैं, ऐसे शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सिंपल पता होना चाहिए। अच्छा, तो मान लो उनको अगर आपसे ये जो रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन है इसको टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वो आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि विच आर द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, वो पूछेंगे कि ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फेलिंग्स को रिड्यूस कर रहा है और टॉलरेंस को भी रिड्यूस कर रहा है, तो इनमें से कौन सा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। एग्जाम्पल में वहाँ पे बहुत सारा होगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, उसमें से आपको रिड्यूसिंग शुगर चेक करना होगा क्योंकि जो ऊपर उन्होंने डेफिनेशन बोला ये रिड्यूसिंग शुगर का था। तो ये आप समझ गए कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं। कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग्स को या फिर टॉलरेंस को रिड्यूस कर दे वो आपका रिड्यूसिंग शुगर हो गया। इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा है जिसके थ्रू आप इसके एग्जाम्पल को याद करने से बचोगे। वो क्या है कि आपके जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो कि आपने अभी ऊपर याद किया कि मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आपने याद किया कि GFR, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। तो आपने इनडायरेक्टली रिड्यूसिंग शुगर भी याद किया। तो अगर कभी ऑप्शन में आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी मोनोसेक्राइड है वो तो रिड्यूसिंग होंगे ही। इसके अलावा डाइसेक्राइड्स भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कैसे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर आपको डाउट आना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सारे मोनोसेक्राइड, चाहे वो एल्डोज होंगे या कीटोज होंगे, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस को रिड्यूस करते हैं। अब आपको पता है एल्डिहाइड तो दोनों को रिड्यूस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। लेकिन कीटोन जो है वो दोनों को ही रिड्यूस नहीं करता है। तो फिर कीटोन कंटेन करने वाला जो शुगर है, जिस ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, वो कैसे फेलिंग्स और टॉलरेंस को रिड्यूस करेगा। और अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ। ये तो कह रहे हैं कि चाहे वो एल्डोज हो कीटोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होगा अगर वो मोनोसेक्राइड है। तो इनका कहने का ये मतलब है, होता क्या है कि जैसे मान लो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज एक कीटोन कंटेनिंग शुगर है जिसमें कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन होता क्या है, वो जब एक्जिस्टेंस में रहता है अपना तो आइसोमराइज कर जाता है ग्लूकोज में, मेनोज में, इस फॉर्म में रहता है। और इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज के पास अब एल्डिहाइड है तो वो वहाँ पे टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट करता है। तो उसमें आपको डीप में नहीं जाना। अगर ये कन्फ्यूजन किसी को आता है तो मैंने समझा दिया कि आप याद करो ये सही बोल रहे हैं, यहाँ कुछ गलत नहीं है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि कैसे हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं या मोनोसेक्राइड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, आपको पता है दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे कार्बोहाइड्रेट में। डेफिनेशन में आपने ऑलरेडी देख लिया था। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो आप आगे लगा दोगे एल्डो, और कीटोन होगा तो आगे लगा दोगे कीटो। और उसके बाद जो सफिक्स होगा उसमें आप देखोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन थे। अगर 3 कार्बन था तो पीछे लग जाएगा ट्राइओज, 4 था तो लग जाएगा टेट्रोज, 5 था तो पेंटोज। इस तरीके से आपको लगाना है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 7 कार्बन हो और जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो उसको क्या बोलोगे, तो आप उसको बोलोगे, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो, और 7 कार्बन है तो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली मैं बोलता हूँ अगर 5 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे, तो 5 कार्बन है
तो सफिक्स होगा। पहले आप देख रहे हो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है तो कीटो, और 5 कार्बन है तो पेंटोज, इसलिए आपने बोल दिया इसको कीटो पेंटोज। ठीक है, इस तरीके से आप नाम कर सकते हो। तो अगर आपको ये नाम दिया हुआ है या कभी पूछते हैं कि ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हेक्सोज तो आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। दूसरा पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हो गया आपका एल्डोहेक्सोज। सिमिलरली फ्रक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होता है, और लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, तो ये हो गया आपका कीटोहेक्सोज। तो इस तरीके से आप नाम से पता कर सकते हो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक्जैक्टली आपको बोल रहे हैं या कौन सा मोनोसेकेराइड आपको एक्जैक्टली बता रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और ग्लूकोज पे बात करते हैं। देखो ग्लूकोज में आप एक लाइन, सबसे पहले ये लाइन याद कर लो कि ग्लूकोज जो है राइप ग्रेप्स में, अगर जो पका हुआ ग्रेप्स अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ग्लूकोज मिलेगा। बाकी मीठा है, आपको पता है ग्लूकोज में मीठा लगता है, तो राइप ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज मिलता है, ये याद कर लो। क्योंकि जब मैं फ्रक्टोज बताऊंगा तो वहाँ पे एक वेजिटेबल वाला पॉइंट है, तो ये याद कर सकते हो कि वेजिटेबल्स में फ्रक्टोज मिलता है और राइप ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज मिलता है। कभी अगर उनका मन किया तो वो ये स्टेटमेंट बना के दे सकते, क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट ऐसा मिला था अपने प्रिपरेशन के टाइम में कि राइप ग्रेप्स में क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम लोग कैसे कराते हैं, तो ये दोनों ही रिएक्शन जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ये ऑलरेडी आप अगर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ आपको मिलता, या केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको ये मिला होगा। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल या इस तरीके से कुछ था, मेरे को उतना याद नहीं है, तो उसमें ये दिया हुआ था एग्जांपल। तो आपको इसमें याद क्या करना है, मैं एक्जैक्टली आपको बताता हूँ। देखो जो ग्लूकोज है वो किससे बन सकता है, अभी आपने देखा जो हाइड्रोलाइज करने के बाद ग्लूकोज देगा उसी से बनेगा। तो आपको पता है सुक्रोज हाइड्रोलाइज करके आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज देता था, एक तो उससे बन सकता है। दूसरा वो स्टार्च से भी बन सकता है, क्योंकि स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, उसी का आपका पॉलीमर है वो। तो आपसे वो क्या पूछ सकते हैं कि अगर उनको ग्लूकोज का प्रिपरेशन करवाना है तो वो इनमें से किसको यूज़ करेंगे। अगर उनको कमर्शियल प्रिपरेशन करवाना है तो कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए आपका स्टार्च यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, ये आपका काम नहीं आएगा। तो इससे पहले कि हम लोग आगे जाके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे एग्जैक्टली। तो देखो जब भी आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे, आपके दिमाग में ये आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो आप सबसे पहले 6 कार्बन बना लेना, 3 4 5 6। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट कार्बन है वो CH2OH के फॉर्म में रहता है, CH2OH के फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो एल्डिहाइड रहता है, तो सबसे ऊपर आपको एल्डिहाइड बनाना है। ये अगर बना लोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारे कार्बन को ज्वाइन कर दोगे। ठीक, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी अभी हुई नहीं है, इसका हो गया है, इसका काम हो गया। ठीक है, बाकी कार्बन सभी बचे हुए हैं, तो उनमें सब में 2 बॉन्ड अभी खाली है, तो 2 बॉन्ड बना दो। अब क्या करना है, अब आपको बस पता होना चाहिए कि सारे के सारे इसमें क्या लगाओगे, हर कार्बन पे एक OH लगाओगे, एक H लगाओगे, बस किधर लगाना है ये पता होना चाहिए। सारे OH आप राइट में लगाओगे एक्सेप्ट 3rd नंबर कार्बन पे। कार्बन ऊपर से गिनोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, तो 1 2 3। इस कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड लगेगा, बाकी सब पे राइट लगेगा। तो यहाँ पे आप लगा दो लेफ्ट साइड, बाकी सब में आप राइट में लगा दो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी खाली जगह है उसको H से फिल कर दो, ये। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जब भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा 6 कार्बन बना लूंगा। पहला अपना एल्डिहाइड होता है CHO, सबसे नीचे CH2OH। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर कार्बन पे जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब में राइट साइड में होगा। इस तरीके से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये आपने जो है स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाया है, साइक्लिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया, अब बात करते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट चेन का, ये कंफर्म किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको रटा होना चाहिए वो ये है कि ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब कि उसमें 6 कार्बन होते हैं और उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। तो ये आपने अपने नॉर्मल जिंदगी में सुना भी होगा कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, उसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया गया था, कि कहाँ पे क्या है, OH प्रेजेंट है या नहीं है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, ये कंफर्म कैसे किया गया था। तो सबसे पहले एक एक रिएक्शन देखेंगे। आपको क्या करना है कि रिएक्शन याद करना है। ठीक है, कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन से उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस निकाला था, क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाला था। ठीक है, तो पहला रिएक्शन उन्होंने क्या किया कि पहले रिएक्शन में उन्होंने ग्लूकोज को HI के साथ हीट करवाया और उसमें उनको क्या मिला, उसमें उनको N-हेक्सेट मिला। और इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये 6 कार्बन ग्लूकोज में है वो एक स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस रिएक्शन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था जब वो स्ट्रक्चर पता कर रहे थे ग्लूकोज का, कि जब मैंने ग्लूकोज को HI के साथ हीट किया तो वो N-हेक्सेन देता है। इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जितने भी 6 कार्बन हैं ग्लूकोज में वो स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। पहला पॉइंट आपको जो याद होना चाहिए। अब होता है कि कैसे होता है रिएक्शन, अगर आपको ये समझना है तो देखो HI आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो सारे के सारे ऑक्सीजन को हटा देगा और बाकी हाइड्रोजन से आपका फिल हो, हाइड्रोजन ऐड कराएगा, वो हटा देगा, तो सारे के सारे वो हटा दो और H से उसका जब वैलेंसी फिल कराओगे तो आपका एक हाइड्रोकार्बन बन के आ जाएगा नॉर्मल, और वही आपका N-हेक्सेन है। ठीक है,
दूसरा रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्शन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो, दूसरा रिएक्शन क्या करवाया था उन्होंने कि एक बार उन्होंने ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्सिल के साथ। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में किया हुआ है। हाइड्रोक्सिल होता है आपका NH2OH। जब आप इसका रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराओगे तो ये आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो मेनली कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर जिसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाता, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मेन गोल ये था पता करने का कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब इन्होंने हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करवाया तो इनको क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो इससे इनको कंफर्म हुआ कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। दूसरा इन्होंने और इसको और कंफर्म करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक बार HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो वहाँ पे भी इनको साइनोहाइड्रन मिल गया। अब ये दोनों ही रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड चैप्टर में करवा दिया, ठीक है। एल्डिहाइड का कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे आपका ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है और कैसे आपका साइनोहाइड्रन बनता है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। जिसको याद नहीं आ रहा है जाके देख लेना। मेन आपने ये समझा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन तब होता या HCl के साथ रिएक्शन तब होता जब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता और यहाँ पे दोनों में प्रोडक्ट बन गया, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट था। अब ये कंफर्म करना था कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट था वो कीटोन का था या एल्डिहाइड का था। इसके लिए इन्होंने आगे रिएक्शन किया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ है, अगर आपको बोलते हैं कि हमने ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ किया था और उसमें ऑक्साइड बना, ये क्या बताता है, ये बताता है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। ये नहीं बोलोगे कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, ये बोलना है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। सेम अगर वो बोलते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन किया, साइनोहाइड्रन बन गया, क्या बताता है, ये बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। थर्ड रिएक्शन में हमने फिर कंफर्म करना था कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन वाला ग्रुप। देखिए कि ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। अब आपको पता है कि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है, ये मैंने बताया था जब मैं ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा था आपको एल्डिहाइड कीटोन में, कि कीटोन को अगर आपको ऑक्सीडाइज करवाना है तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, ठीक है। वो नॉर्मल माइल्ड से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड माइल्ड हो जाता है। वहाँ पे आपने टॉलरेंस और फेलिंग से उसको ऑक्सीडाइज करने का कोशिश किया था। तो इससे एक तो आप कंफर्म कर सकते हो अगर माइल्ड के साथ हो रहा है तो वो आपका एल्डिहाइड ही होगा। दूसरा ये भी देख सकते हो कि जब उसको ब्रोमीन वाटर के साथ हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ऑब्वियसली एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला वो 6 कार्बन का था। मैंने आपको दिखाया था कीटोन वाले चैप्टर में कि जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उसमें वहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है और नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ भी एसिड मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड वाले में भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन कीटोन वाले में नंबर ऑफ कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हम लोग ऑक्सीडाइज करते थे उसको। लेकिन यहाँ पे आपका ग्लूकोज में 6 कार्बन है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला उसमें भी 6 ही कार्बन था, और ये आपके एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में होता है। इसीलिए इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड के कारण प्रेजेंट था। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, इससे क्या कंफर्म हुआ, तो इससे ये कंफर्म हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। पांचवा रिएक्शन हमने क्या की, पांचवा रिएक्शन हमने एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज किया। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, इससे ये कंफर्म हुआ कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एसिटिक एनहाइड्रेट का जब रिएक्शन करवाते थे हम लोग एसिड के साथ तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन था और वहाँ पे OH चाहिए होता था, तो अगर OH होता तभी ये रिएक्शन हो पाता। तो एसिटिक एनहाइड्रेट के रिएक्शन से जब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पेंटा एसीटेट मतलब 5 बार एसिटिक ग्रुप वहाँ पे लगा है, मतलब यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज करने के बाद आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला, इससे आप क्या कंफर्म करते हो, इससे आप ये कंफर्म करते हो कि वहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। ये तो आप नाम से भी याद रख सकते हो, पेंटा एसीटेट और 5 OH आपको याद रहेगा। दूसरा ये भी आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि ये जो 5 OH ग्रुप थे वो अलग अलग कार्बन पे थे, क्योंकि आपको पता है अगर सेम कार्बन पे 2 भी OH है तो वहाँ से H2 निकल जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है। तो ये आपको पता, ये भी आप यहाँ से कंफर्म करते हो कि सारे के सारे OH ग्रुप अलग कार्बन पे थे और 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब आते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन में। लास्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया था नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और एक बार हमने ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीजन करवाया था सेम रिएजेंट के साथ, और दोनों ही करने पे हमें सैकरिक एसिड मिल गया। देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, तो कहीं भी ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड हुआ, एल्कोहल हुआ तो ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज में, तो वो CHO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा किसमें, COH। ये आपको ऑलरेडी पता है कि CHO में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे क्या था कि एक जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी कन्वर्ट हो गया COH में। आपको पता है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, तो अगर उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर रुकता था, ठीक है। और अगर माइल्ड डालते तो वो एल्डिहाइड पे रुक जाता। तो क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाला है और प्राइमरी अल्कोहल होगा तभी वो COH में जाके रुका है, क्योंकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन में चला जाता। तो इससे आप ये भी यहाँ पे कंफर्म कर पा रहे हो कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था,
दूसरा आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भैया यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल भी तो प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते तो वो तो कीटोन में चला जाता है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखो अगर वो होगा तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। देखो अगर आप बना के देखोगे तो सब जगह कीटोन कीटोन लगा हुआ है बीच में, तो काफ़ी अनस्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी रीजन के कारण वो नहीं होता है। तो आपको ये बस याद रखना है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो ग्लूकोज का या फिर ग्लूकोनिक एसिड का, तो क्या बनता है, सैकरिक एसिड बनता है। एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। दूसरा, ग्लूकोज का जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से आप क्या समझते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो, इससे ये निकालते हैं कि उसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है प्रेजेंट था ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस मैंने बता दिए और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपको बता दिया। तो आपको एक्जैक्टली जो आपने अभी तक रिएक्शन पढ़ा है उसी का यहाँ पे आपने एप्लीकेशन किया है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, कि ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको। इस तरीके से आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा आपको जब ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने बनाया है ये ग्लूकोनिक एसिड का है, तीसरा आपका सैकरिक एसिड का है। तो कुछ नहीं हुआ है, बस ग्लूकोनिक एसिड में एक CHO हट के COH लगता है, तो वही हुआ है। सैकरिक एसिड में आपका ऊपर का CHO भी हट जाएगा और नीचे का CH2OH भी हट जाएगा और 2 COOH लग जाएगा, ये सैकरिक एसिड है। तो कभी भी एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिक एसिड, कुछ नहीं, ग्लूकोज का याद होगा। ठीक है, सैकरिक बोला है तो दोनों ऊपर नीचे फर्स्ट और जो 6th कार्बन है हटा के COH लगा देना, और अगर आपका ग्लूकोनिक बोले तो कुछ नहीं, बस CHO हटा के COH लगा देना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये आपका हो गया ग्लूकोनिक, ये हो गया सैकरिक। अब आगे चलते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज का अगर आप करेक्टली नाम लिखते हो तो वो क्या आएगा, D प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे जो D है वो कैपिटल D है, स्मॉल d नहीं है, ये ध्यान देना है। देखो यहाँ पे जो D है वो क्या बताता है, वो कन्फिग्रेशन बताता है बेसिकली। आगे और डिस्कस करते हैं इसको। और जो प्लस है वो क्या बताता है, प्लस आपने ऑलरेडी देखा है, प्लस और माइनस बताता है ऑप्टिकल रोटेशन। अगर प्लस है तो यहाँ पे ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये बताता है। ठीक है, और माइनस होता तो लीवो रोटेटरी होता है, ये बताता है। तो मतलब आपका जो ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसका कन्फिग्रेशन आपका कैपिटल D होता है। कैपिटल D का क्या मतलब है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपने ये समझा कि यहाँ पे जो कैपिटल D है वो बता रहा है कन्फिग्रेशन और प्लस बता रहा है ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, पहला उसका एग्जैक्टली आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कैपिटल D और कैपिटल L है वो स्मॉल d स्मॉल l के इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो है आपका कन्फिग्रेशन बता रही है और ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन बता रही है। अब देखो ये जो कैपिटल D और L है इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताती है। रिलेटिव कन्फिग्रेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फिग्रेशन एक्जैक्टली नहीं बता रही कि ये ऐसा है, ये बता रही कि ये जो है इसके कंपैरिजन में ऐसा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमेशा हम लोग किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर उसके कंपैरिजन में ऐसा है, इसीलिए हम लोग इसको D बोल रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये उल्टा है तो इसलिए हम उसको L बोल रहे हैं। इस तरीके से कुछ कंपेयर करते हैं। तो आपको याद रखना कि D और L क्या बताता है, तो रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अगर कभी स्टेटमेंट में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर कभी आया ये लाइन कि D और L आपको एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन बताता है, गलत है। D और L आपको रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताता है डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको किस कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हो। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्लिसरॉल एल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं और उसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग D और L लगाते हैं। तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कैसा स्ट्रक्चर होता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में आपको एक एसिमेट्रिक कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक एसिमेट्रिक, ये वाला कार्बन अगर देखोगे तो सारे के सारे ग्रुप्स इसमें जो लगे हैं वो अलग है और इसलिए ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन। तो पहला पॉइंट, ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में एसिमेट्रिक कार्बन होता है, तो हाँ होता है। कितने इनएंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 इनएंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 2 फॉर्म, क्योंकि 2 इनएंशियोमर्स है तो कैसे अलग है, एक में जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है और दूसरे में जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो ऐसा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जिसमें राइट साइड में OH प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं D कन्फिग्रेशन, और जिसमें OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग L कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब इससे हम लोग कंपेयर कराएंगे किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, और जिस भी कार्बोहाइड्रेट में जो OH होगा वो राइट साइड में होगा वो आपका D हो जाएगा, और जिसमें OH लेफ्ट साइड में होगा वो आपका L हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कंपेयर कराना। तो अब किसी को अगर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद करना है तो सिंपल है, याद रखो कि इसमें 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ऊपर लगा दोगे CHO, सबसे लास्ट में CH2OH जैसा कि आप ग्लूकोज में करते थे। उसके बाद जो बीच वाला कार्बन बचेगा उसकी वैलेंसी पूरा करोगे, एक बार OH लगा के, OH और H लगा के। तो एक बार OH जब आप राइट में लगाओगे तो वो D कन्फिग्रेशन हो गया, और D कन्फिग्रेशन में ही आपका प्लस साइन होता है, मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो राइट साइड में होगा, और जिसमें OH आप लेफ्ट में लगा दो वो आपका L कन्फिग्रेशन है और उसका जो रोटेशन है वो माइनस होता है, मतलब कि लेफ्ट की तरफ आपके लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि जो प्लस आइसोमर है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का उसके पास D कन्फिग्रेशन होता है, तो ये सही है। प्लस और D हमेशा साथ साथ चलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्लस है तो वो D होगा। दूसरा पॉइंट, इस कन्फिग्रेशन में अगर आप और अच्छे से बात करोगे तो इसमें जो OH होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर OH राइट साइड में प्रेजेंट है तो D कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और उसमें जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो प्लस है।
अब जो भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट इसको फॉलो करेगा वो सारे के सारे डीकन्फिगरेशन हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड को अपने मोनोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज के साथ कंपेयर करके। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके मन में डाउट आएगा कि भैया आपने बोला कि आपको ये देखना है कि OH किस साइड में प्रेजेंट है। तो चलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड में तो OH आपका एक ही था, ठीक है, तो उसमें राइट था या लेफ्ट था हमने देख लिया। लेकिन ग्लूकोज में तो राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, तो हम लोग किस OH को कंपेयर करेंगे? तो आपको सिंपल याद रखना है कि आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होगा, जो भी अपना मोनोसैकेराइड बना रहे हो, वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। और मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन यहाँ पे एल्डिहाइड है, ग्लूकोज की अगर बात कर रहे हो तो, और फ्रक्टोज की बात करोगे तो कीटोन होगा, तो उसको सबसे टॉप पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबने सबसे टॉप पे रख दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, कंपेयर किस कार्बन को करवाना है? तो आपको सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को कंपेयर करवाना है। तो सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को आपको हमेशा कंपेयर करना है, चाहे कोई भी मोनोसैकेराइड आपको दे दे और बोले कि बताओ ये डी कन्फिगरेशन है या एल कन्फिगरेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखना है और उस पे OH किधर लगा है वो देखना है। अगर OH राइट साइड में लगा होगा तो आपको पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर राइट होगा तो D होगा, तो वो भी D होगा। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर लेफ्ट में होता तो L होता। तो अगर जो एसिमेट्रिक कार्बन को आप कंपेयर कर रहे हो अगर उसमें भी लेफ्ट में है तो वो भी आपका L होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, तो आपको दिख रहा है CH2, यहाँ पे दो सेम ग्रुप्स हैं, तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन है नहीं। इसको अगर देखोगे, इसके ऊपर लोएस्ट बात करें, इसलिए हम लोग ऊपर से नहीं आए, हम लोग नीचे से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोएस्ट बोला है, ठीक है, और सबसे टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन यहाँ पे रखा हुआ है, तो लोएस्ट इसलिए हम लोग नीचे से जा रहे हैं। तो पहले ये चेक किया, ये एसिमेट्रिक नहीं है। फिर ये देख रहे हैं तो इसमें देखो H लगा है, OH लगा है, CH2OH लगा है और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप लगा है, तो सारे के सारे ग्रुप्स अलग हैं, तो आपका ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो इसको आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो OH है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, और आपको पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में जिसमें राइट साइड में प्रेजेंट होता है OH, उसको आप डी कन्फिगरेशन बोलते हो, इसलिए ये भी आपका डी कन्फिगरेशन हो गया। तो कभी भी कोई भी मोनोसैकेराइड आपको दिया हो और बोले कि बताओ ये कौन सा कन्फिगरेशन है, D या L, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को ऊपर डाल देना है, उसके बाद लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे जाना है और उसको कंपेयर करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है। अच्छा, तो ये आप समझ गए कि कैसे किसी भी मोनोसैकेराइड का कन्फिगरेशन आप बता सकते हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी हमने स्ट्रेट चेन जो ग्लूकोज का है उस पर बात कर लिया, अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ग्लूकोज का बनाया गया था, क्यों बनाना पड़ा, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनाना पड़ा। तो हुआ क्या, जब हमने ग्लूकोज का जो मेन स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाया, अपने सारे जो 5-6 एक्सपेरिमेंट्स में ऊपर देखे थे वो करने के बाद, उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आ रही थी। पहला कि हमें पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हमने अपने एक्सपेरिमेंट से करके पता किया था कि एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी उसको वो शिफ्ट टेस्ट, एक टेस्ट होता है शिफ्ट रिएजेंट, आप सर्च कर देख लेना, बहुत सुंदर सा आपको दिखेगा, जो शिफ्ट टेस्ट है वो नहीं दे रहा था। और दूसरा, वो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा था, ठीक है, जबकि उसको देना चाहिए था क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था। मतलब कि कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है भी या नहीं है। वो वहाँ कुछ तो रिएक्शन दे रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता एकदम सीधे जैसे कि हम लोग स्ट्रेट में देख रहे थे, तब तो उसको ये रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे रहा था। दूसरा, जो पेंटा एसीटेट हमने बनाया था ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है। हमने देखा था हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होगा अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, लेकिन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ऑब्वियसली CHO तो चेंज हुआ नहीं था, OH के साथ रिएक्शन हुआ था, तो CHO वहाँ पे है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो और ये भी यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे CHO ग्रुप हमें लग रहा है लेकिन वो एब्सेंट है, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है वो हमें जानना था। तीसरा पॉइंट कि जो ग्लूकोज है वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहाँ पे 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अल्फा और बीटा। तो ये 3 डाउट आ रहे थे आपके दिमाग में। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि वो आपको ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन बना के दे देंगे, ठीक है, जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था ऊपर वो आपको बना के दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इनमें से किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 3 पॉइंट तो आपको ये वहाँ पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से दे देंगे जो हमने स्ट्रेट चेन के लिए किया था, और 1 पॉइंट वो इन तीनों में से दे देंगे कि अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। या फिर जो अपना ग्लूकोज है वो अपना शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये आपको इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे, आपको बता दो कि अच्छा ये स्ट्रेट चेन बता रहे हैं, और ये जो 3 पॉइंट है उसको स्ट्रेट चेन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो है ना स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, या करता भी है तो यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या बोला कि जो 5th नंबर कार्बन पे OH है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और फर्स्ट पोजीशन पे जो अपना एल्डिहाइड ग्रुप था उसके साथ मिलके वो रिंग फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 5th नंबर पे जो OH है वो मिलके अपने एल्डिहाइड के साथ मिलके यहाँ पे OH रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी को वो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो रिंग फॉर्मेशन है उसमें कौन से नंबर ऑफ कार्बन का OH इन्वॉल्व रहता है। तो 5th नंबर कार्बन का OH आपका इन्वॉल्व रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर के बनाने के कारण ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होने के बाद भी रिएक्शन एल्डिहाइड वाले नहीं दे रहा था, तो उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एल्डिहाइड ग्रुप
होता तो है स्ट्रेट चेन में, लेकिन रिंग साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है आपको, इसीलिए वो वहाँ पे शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था, इसीलिए वहाँ पे वो पेंटाएसिटेट बनने के बाद हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ एक्शन नहीं दिखा रहा था, और इसीलिए वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये तीनों जो डाउट्स थे आपके वो सॉल्व हो जाते हैं जब हम लोग साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में 6 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें OH जो है, जो 5th नंबर कार्बन में प्रेजेंट है, वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर इनको AR बनाना होगा तो अच्छा से AR यहाँ से बना सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो अपना शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। रीज़न दे देंगे कि ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, सही बात है। ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिसिंग है, और इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप मिसिंग है, इसलिए वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो एसोसिएशन रीजन बना के दे सकते हैं आपसे। तो अब क्या है भैया, स्ट्रेट चेन बनाया था, अब यहाँ पे बोल रहे हो साइक्लिक, तो एक्जैक्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है कि जो दोनों फॉर्म्स हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म, और जो स्ट्रेट चेन है, ये तीनों ही फॉर्म आपके इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर आप इन दोनों हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स को देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिर्फ एक ही पोजीशन पे डिफर कर रहे हैं, वो है कार्बन नंबर 1। ठीक है, एक में जो कार्बन नंबर 1 है उसमें OH जो है वो राइट साइड में है, और एक में लेफ्ट साइड में। जिसमें राइट साइड में है वो आपका अल्फा वाला है, अल्फा फॉर्म जो आपने बोला था कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करता है जब जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है उस पर OH राइट साइड में हो, और बीटा फॉर्म में तब बोलोगे जब फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इन दोनों को बोल क्या रहे हैं, तो एनोमर्स बोल रहे हैं। ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, जिसमें अपना एल्डिहाइड ग्रुप होता था, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है क्योंकि साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गया है। तो पहले नंबर ऑफ कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और क्योंकि उसी कार्बन पे चेंज है, एक में राइट साइड में OH है, एक में लेफ्ट साइड में OH है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो एनोमर्स आपका कुछ नहीं है, जो अल्फा बीटा फॉर्म्स है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का, उसी को हम लोग एनोमर्स बोल रहे हैं। और एनोमर्स दो तरीके से होते हैं, एक अल्फा वाला एक बीटा वाला। अल्फा वाले में OH राइट साइड में प्रेजेंट है, बीटा वाले में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो पहला कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो वही मैंने लिखा है कि अल्फा बीटा फॉर्म्स क्या एनोमर्स है, एनोमेरिक कार्बन क्या है वो मैंने बता दिया आपको। अब अगला लाइन आपको देखने को मिलता है कि जो अपना ग्लूकोज है उसको हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक पायरन नाम का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि 6 मेंबर रिंग है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग का मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो 6 मेंबर रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरान। और क्योंकि जो आपका ग्लूकोज है उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इसी से रिजेंबल करता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो उसमें होगा आंसर हेवर्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपने दोनों बनाया है ये आपका हेवर्ट स्ट्रक्चर है, इसमें एक अल्फा फॉर्म है एक बीटा फॉर्म है। हाँ, अगर मान लो कभी पूछ दिया कि स्ट्रक्चर बना के दे दिया, पूछा कि ये अल्फा फॉर्म है बीटा फॉर्म है, उसको कैसे पहचानोगे। स्ट्रेट चेन वाली अगर इस तरीके से देगा तो पहचान ही जाओगे कि अगर राइट साइड में OH है फर्स्ट नंबर कार्बन पे तो आपका अल्फा है, और अगर लेफ्ट में है तो बीटा है। ये तो मैंने बता दिया, एनोमेरिक कार्बन पे अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो एनोमेरिक कार्बन पे आप पहचान सकते हो। लेकिन अगर ऐसे दिया है तो कैसे पहचानोगे, तो इसका मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा में याद रखो कि जो CH2OH है, मतलब जो 6 नंबर ऑफ कार्बन पे OH है और फर्स्ट पे जो OH है वो अगर आपका दूर है तो अल्फा है, और अगर वो पास है जैसे इस केस में आपको दिख रहा है तो बीटा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पे आप OH को देखोगे, अगर वो दूर दूर दिखा तो अल्फा है, पास दिखा तो बीटा है। ठीक है, वैसे आप इसको अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा मेल क्या होता है। अल्फा मेल होता है जो मान लो कहीं भी कुछ भी है, बहुत दूर है मान लो आपसे, जो आपका गोल है, तब भी वो उसको वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन बीटा को दिक्कत होगी पहुँचने में। तो ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा को फर्क नहीं पड़ता है कितना दूर है, ठीक है, वो वहाँ पहुँच ही जाएगा अपने गोल तक। तो वही है, अल्फा में जो OH है वो दूर दूर है फर्स्ट नंबर और 6 नंबर कार्बन पे, लेकिन फर्स्ट और 6 पे जो OH है वो पास है तो बीटा है। ठीक है, हेवर्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सबसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का। ग्लूकोज को पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पायरन के साथ रिजेंबल करता है। पायरन कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो बोल देंगे कि ग्लूकोज इनमें से किससे रिजेंबल करता है, तो आपको पायरन बना के दे देंगे, फ्यूरान बना के दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है और पायरन दिखता कैसा है। ठीक है, मान लो आपने नाम याद कर लिया लेकिन आपको याद ही नहीं कि स्ट्रक्चर दिखता कैसा है उसका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज में सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि फ्रक्टोज को हम लोग कीटोहेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि एक तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, दूसरा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कीटोन है। ठीक है, तो फ्रक्टोज आपका क्या हो गया, कीटोहेक्सोज हो गया। ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज था। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते थे, ये भी एक लाइन वहाँ पे थी। ग्लूकोज कहाँ पे मिलता था, ग्लूकोज आपके राइप ग्रेप्स में मिलता था, पका हुआ अंगूर में मिलता था। और फ्रक्टोज कहाँ पे मिल रहा है, तो वेजिटेबल्स में मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला इसका भी C6H12O6 है, जैसा कि ग्लूकोज का था। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप था, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप था, वो कहाँ पे प्रेजेंट था, सबसे पहले पोजीशन पे था। लेकिन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2nd नंबर कार्बन में प्रेजेंट रहता है आपका। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, दूसरा पोजीशन में भी डिफरेंस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड पहले पोजीशन पे था, फ्रक्टोज में कीटोन जो है सेकंड नंबर पोजीशन पे। स्ट्रक्चर बाकी आप सेम बना दोगे जैसे वहाँ पे बनाते थे, सेम थर्ड नंबर कार्बन पे आपको OH को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सब राइट साइड में है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप रखना है और ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ आपको CH2OH लिखना है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँगा कि ग्लूकोज का एग्जैक्ट नाम बताओ तो आप बोलोगे ग्लूकोज का एग्जैक्ट नाम होता है D प्लस ग्लूकोज। एक D का मतलब कि वो ग्लिसरल एल्डिहाइड का जो D कॉन्फ़िगरेशन है उसके जैसा है, प्लस का मतलब कि वो वहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। लेकिन फ्रक्टोज का अगर मैं पूछूंगा तो ये D माइनस फ्रक्टोज होता है। मतलब कि D क्यों है, मैंने बोला था कि आपको सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखना है, उस पर OH देखना है। तो सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड में है, ग्लिसरल एल्डिहाइड में भी राइट में होता है अगर वो D है, इसलिए ये D हो गया, ठीक है। मोनोसैकेराइड कैसे चेक करना था, चाहे कोई भी हो। दूसरा, माइनस क्यों, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, माइनस है मतलब कि लीवो रोटेटरी है। तो आपको डिफरेंस याद रखना है कि दोनों ही D है, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, लेकिन ग्लूकोज होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी होता है। इसके ऊपर हम लोग आगे की इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देखेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कन्फ्यूजन ना हो। जो भी कन्फ्यूजन आपके एग्जाम में हो सकता था मैं अभी आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि आपको अभी हो जाए कि अच्छा हाँ वहाँ ये था, यहाँ ये था। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना था, तो वहाँ पे कैसे बनाते थे साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिफ्थ नंबर कार्बन पे जो OH है वो अपना एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जाके मिलता था। दिक्कत क्या था, फ़र्क क्या है कि वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो फर्स्ट नंबर पे था, तो आप बोलते थे कि फिफ्थ नंबर कार्बन पे OH जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जाके मिल रहा है। लेकिन आपको करवाना तो हमेशा यही है कि फिफ्थ नंबर कार्बन पे जो OH है उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलाना है। ग्लूकोज में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे कार्बन पे था, तो इसलिए आप कहते थे कि फिफ्थ नंबर का कार्बन पे जो OH है वो फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जाके मिल रहा है। लेकिन फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर कार्बन पे, इसलिए आप यहाँ पे कहते हो कि यहाँ पे जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें OH एट फिफ्थ नंबर कार्बन ग्रुप से मिलता है जो कि सेकंड नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। कंसेप्ट है बेसिक, कुछ रटना नहीं है इसमें। उसके बाद ग्लूकोज को आप पायरानोज भी बोलते थे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पायरान से मिलता था, लेकिन जो फ्रक्टोज है उसको आप फ्यूरानोज बोलते हो क्योंकि ये एक फ्यूरान करके 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, 5 मेंबर्ड का रिंग होता है। तो इसके साथ आपका जो अपना फ्रक्टोज है वो मिलता है। और फ्रक्टोज कितने मेंबर का रिंग बनाता है, तो 5 ही मेंबर का रिंग बनाता है, ध्यान देना है, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज था वो 6 मेंबर रिंग बनाता था, लेकिन आपका जो फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर रिंग बनाता है। ऐसा क्यों हुआ, बेसिक कंसेप्ट, जब रिंग बना था ग्लूकोज में उसमें जो फिफ्थ नंबर कार्बन का OH था वो पहले नंबर के एल्डिहाइड से मिला था, लेकिन फ्रक्टोज में क्या हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे था, और हमें पता है कि हमेशा हमें जो मिलाना है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलाना है। तो फिफ्थ नंबर का जो OH है वो जाके आपके सेकंड नंबर वाले कार्बन से मिला है, तो इसलिए एक जो कार्बन है वो रिंग के बाहर रह गए, ठीक है। वही यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनता है, जबकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग, फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग, ग्लूकोज में पायरानोज, फ्रक्टोज में फ्यूरानोज। दूसरा, इसमें भी अल्फा बीटा फॉर्म होगा, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था अल्फा बीटा का। अल्फा अगर इस फॉर्म में है तो अब आपको देखना था कि OH जो है वो राइट में है या लेफ्ट में है, ठीक है। तो OH आपको दिख रहा है, OH यहाँ पे राइट में है तो अल्फा है, OH यहाँ पे लेफ्ट में है तो बीटा है। बाकी यहाँ पे भी हेवर्ट स्ट्रक्चर बनाते हो क्योंकि यहाँ पे भी 2 फॉर्म्स है, 2 एनोमर्स है, अल्फा और बीटा, तो वो सेम चीज़ है। बाकी यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे वहाँ पे जो ग्लूकोज का बनाते थे वहाँ पे अल्फा D प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है क्योंकि फ्रक्टोज जो है लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो ये मैंने कंपेयर करवा दिया आपको सब कुछ, और तो कुछ नहीं बचा। तो जितना भी मैंने हाईलाइट किया और जो बोला है अच्छे से याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। आगे चलते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड हम लोग का खत्म हो गया, अब डायासैकेराइड देखते हैं और उसके बाद पॉलीसैकेराइड देख के कार्बोहाइड्रेट को खत्म करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग डायासैकेराइड। अब आपको पता है कि मोनोसैकेराइड में तो एक ही यूनिट होता था, तो इसमें जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी कि कैसे हम लोग एक मोनोसैकेराइड को दूसरे के साथ जोड़ेंगे। लेकिन डायासैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड होता है और वो दोनों आपस में जुड़े होंगे। तो कैसे जुड़े होते हैं, किस लिंकेज के थ्रू, किस बॉन्ड का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले याद रखो कि डायासैकेराइड्स में या फिर पॉलीसैकेराइड्स में जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है, तो पानी का लॉस होता है यहाँ पे और तब बनता है, ठीक है। तो वाटर का लॉस होने के बाद यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से कैसे जुड़े होते हैं, तो ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं। मतलब कि बनने के बाद आपको क्या दिखता है, बनने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम बीच में दिखता है और 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे H2O का लॉस हुआ होगा, उसके बाद ये बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 2 मोनोसैकेराइड किससे जुड़े हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में 2 मोनोसैकेराइड एक ऑक्सीजन आइटम से जुड़े होते हैं। 3 पॉइंट आपका हो गया, इसलिए इसको ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। ये देखो, ठीक है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में। तो कभी भी कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सबसे पहले याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है कि नॉन रिड्यूसिंग में आता है आपका सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर में आता है आपका माल्टोज और लैक्टोज।
ठीक है। तो माल्टोज और लैक्टोज आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं और सुक्रोज जो है आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग शुगर का जब डेफिनेशन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे शुगर्स जो कि टॉलरेंस या फेलिंग्स को रिड्यूस कर दे, ठीक है। और टॉलरेंस फेलिंग्स को रिड्यूस करने के लिए या तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, जब आपने बॉन्ड किया मोनोसैकेराइड को मान लो आप जोड़ रहे हो और उसमें मान लो आपने एक का एल्डिहाइड और दूसरे का कीटोन लेके वाटर निकाल दिया और एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू जोड़ दिया, तो उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अगर मान लो आपने जब आप मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ रहे हो तो आपको बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है, जिसके लिए आपको वाटर निकालना पड़ता है। अब वाटर आप कहीं भी किसी के भी OH और H को लेके निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने निकालते समय एक का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरे का जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको लेके आपने वाटर निकाल दिया, तो अब आपका एल्डिहाइड और कीटोन बचा ही नहीं, जो आपका डाइसैकेराइड बना है, तो ये जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। इसलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रुप जो है एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी एक ग्रुप आपका फ्री बच गया तो उसमें वो ग्रुप रहेगा, और वो ग्रुप रहेगा तो वो रिड्यूस अभी भी कर पाएगा टॉलरेंस और फेलिंग्स, और इसीलिए वो रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, जैसा कि माल्टोज और लैक्टोज में होता है। तो वही हम लोग अभी यूज़ करने वाले इसी कंसेप्ट को और आगे देखेंगे। तो आपको क्या क्या याद करना है बताते जाऊँगा, आपको याद करना है। सबसे पहला पॉइंट इससे याद करना था आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें किस आइटम से जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट कि रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल क्या है। तीसरा पॉइंट सुक्रोज के बारे में बात करते हैं कि सुक्रोज किससे बना होता है। सबको पता है सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, इतना आपको सबको पता है, ठीक है, नाम नहीं भूलोगे। दूसरा पॉइंट आपको पता है ग्लूकोज कैसा एग्जिस्ट करता है, D+ के फॉर्म में, और फ्रक्टोज D- के फॉर्म में। तो ये कोई रटने वाली बात तो हुई नहीं कि D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज। ये तो आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, और ग्लूकोज हमेशा D+ के फॉर्म में रहेगा और फ्रक्टोज हमेशा D- के फॉर्म में रहेगा। तो सिंपल, ये आप लिख लोगे कहीं भी। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अब किस कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा वो कौन कौन से कार्बन के बीच बनेगा, ये दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो किस पे होता था, तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे होता था, एल्डिहाइड होता था। और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो सेकंड नंबर कार्बन पे होता था, जो कि होता था कीटोन। तो अगर आपको इसको जोड़ना है तो आप किससे जोड़ोगे, C1 को C2 के साथ, है ना। इसीलिए ये सुक्रोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि आपका एल्डिहाइड भी यूज़ हो गया, कीटोन भी यूज़ हो गया, और आपका कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन बचा ही नहीं। एल्डिहाइड कीटोन बचा नहीं तो टॉलरेंस और फेलिंग्स के साथ रिडक्शन नहीं दिखाएगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। इसीलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जो भी ये चीज़ भूल जाएंगे एग्जाम में, उसके लिए याद करने के लिए, अगर आपको मान लो कभी पूछ दिया कि सुक्रोज किससे बॉन्डेड रहता है, कौन कौन से कार्बन के बीच, मान लो आपने याद किया था भूल गए, तो आप ये याद कर लेना कि सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग है मतलब उसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं बचना चाहिए। बना किससे होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है जो कि कार्बन नंबर 1 पे है, तो कार्बन नंबर 1 को मैं जोड़ दूंगा फ्रक्टोज में जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि C2 के साथ, तो C1 और C2 के साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं सुक्रोज में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि C1 और C2 बॉन्डेड होता है सुक्रोज में, ठीक है। C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, C2 किसका, बीटा डी फ्रुक्टोज का। क्यों, क्योंकि C1 पे एल्डिहाइड है और C2 पे आपका कीटोन है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए जो मैंने समझा दी। मेन आपको जो मैंने हाईलाइट किया वो याद करना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया, वो सारी कंसेप्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग ग्रुप जो है इन्वॉल्व हो गए, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये आपका AR क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि सुक्रोज जो है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सही बात, रीज़न आपका ये लिख के दे देंगे क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो इन्वॉल्व हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि सुक्रोज कैसा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज जो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखो कि सुक्रोज कैसा है, तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एकदम सही बात, ठीक है। लेकिन जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। अब आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, D+ ग्लूकोज, और फ्रक्टोज होता है D- फ्रक्टोज। तो D+ मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जो आपका फ्रक्टोज है वो आपका लीवो रोटेटरी है। और अब अगर आप एग्जैक्ट डिग्री में जाओगे तो डिग्री में ग्लूकोज +52.5 डिग्री से टर्न करता है लाइट को, और जो फ्रक्टोज है वो -92.4 डिग्री से टर्न करता है। तो मतलब कि फ्रक्टोज डोमिनेट करेगा, और इसलिए जो आपका मिक्सचर बनेगा वो फाइनली लीवो रोटेटरी बनता है। तो हुआ क्या कि सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वहाँ से जो फाइनल मिक्सचर बना वो लीवो रोटेटरी हो गया, और इसीलिए ये जो मिक्सचर आपका मिलता है फाइनली उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करने के बाद आपको इन्वर्ट शुगर मिलता है, तो सही है। इन्वर्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रोटेशन का साइन है वो चेंज हो गया। सुक्रोज जहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, प्लस था, वहीं पे जो मिक्सचर है उसका नेट अगर निकालोगे तो माइनस होगा, लीवो रोटेटरी होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, ठीक है, इसको बहुत लोग मिस करके आएंगे। और इन्वर्ट शुगर हम लोग किसको बोल रहे हैं, वो जो मिक्सचर बना है
ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उस मिक्सचर को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोल रहे हैं, ना कि सुक्रोज को। जनरली बोल देते हैं कि सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर, तो सही बात है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग बोलेंगे कि जो फाइनल हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज रहता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी करना चाह रहा है और जो फ्रक्टोज है लीवो रोटेटरी करना चाह रहा है, लेकिन फ्रक्टोज डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए फाइनल आपका जो है लीवो रोटेटरी हो जाएगा, जो कि उल्टा हो गया इनिशियल से, इसलिए इन्वर्ट यूज़ हो गया यहाँ पे वर्ड में, इन्वर्ट शुगर। अब बात करते हैं हम लोग माल्टोज के बारे में। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं सुक्रोज सबको पता था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, वैसे ही माल्टोज सबको पता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट आपको पता है, दूसरा पॉइंट क्या पता है कि माल्टोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका फ्री होना चाहिए, अगर फ्री नहीं हुआ तो ये अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज में दोनों ही जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे होंगे, C1 पे होंगे, तो आप C1 को तो नहीं जोड़ सकते। तो ये याद रखो कि जब भी आपको रिड्यूसिंग शुगर बनाने हो तो उस केस में आप C1 और C4 को जोड़ोगे। ठीक है, अच्छा तो किसके तो यहाँ तो सिंपल है, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होगा। तो मैं सुक्रोज में आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि मैंने ये सब तो बता दिया कि एक D+ होगा, एक D- होगा, ये सब कर लोगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का आप अल्फा उठा रहे हो, लेकिन फ्रक्टोज का आप बीटा वाला उठा रहे हो, बीटा फॉर्म उठा रहे हो, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ये आपको ध्यान देना है। वैसे ही माल्टोज का जब आप कर रहे हो तो C1 और C4 के बीच लिंकेज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच लिंकेज होगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज है तो अगर फंक्शनल ग्रुप बचेगा भी तो कीटोन वाला तो बचेगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास एल्डिहाइड ही है, तो अगर फ्री बचेगा तो एल्डिहाइड बचेगा, तो वही लिख रहा है कि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बच जाता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अगर कभी भी AR के फॉर्म में आता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप खुद से बना सकते हो इस चीज़ को कि रिड्यूसिंग है मतलब कि फ्री फंक्शनल ग्रुप बचा होगा और इससे रिड्यूसिंग ये होता है। तो ये होगा कि किसके बीच लिंकेज है और एग्जैक्टली किसके बीच, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के C1 C4 के बीच में आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा आते हैं लैक्टोज के ऊपर। लैक्टोज आपको सबको पता है कि मिल्क शुगर है और इसमें लिंकेज जो देखने को मिलेगा यहाँ पे भी, ये भी आपका रिड्यूसिंग है। तो मैंने बोला था कि रिड्यूसिंग में आपको C1 C4 के बीच लिंकेज लगाना है, तो C1 C4 के बीच मिलेगा। और ऊपर था आपका अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। आपको पता है लैक्टोज जो है वो मिलकर बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, पहले तो नाम याद रखो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। और दूसरा इसमें दोनों ही बीटा फॉर्म आपको लेना है, तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बॉन्ड बनाओगे तो जो C1 लोगे वो बीटा डी गैलेक्टोज का लोगे और C4 जो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज का होगा। तो आपको एक्जैक्टली याद होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज बहुत सारे ऑप्शन बना देंगे, 4 ऑप्शन कि C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज गलत हो जाएगा, C4 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्जैक्टली याद रखना है कि C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो लैक्टोज में आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं इसको सीरियली याद रखता था, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज C1 C2 के बीच। माल्टोज दोनों ही ग्लूकोज होंगे, तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4। लैक्टोज का मैंने कैसे याद रखा था कि C1 और C4 के बीच होगा लिंकेज, C1 जो होगा वो गैलेक्टोज का होगा और दोनों ही यहाँ पे बीटा फॉर्म है, तो बीटा डी गैलेक्टोज ऑफ C1, तो C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा था सीरियली। बाकी अब अगर कभी एग्जाम में आता है और आपसे पूछ दिया कि कौन सा ये है, मतलब कौन सा डाइसैकेराइड है, बस डायग्राम देके बता दो, तो इसका मतलब जैसे आपको दोनों ही 6 मेंबर ड्रिंक दिखे और अपना सीधा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखे, समझ जाना ये माल्टोज है। और एक 6 मेंबर ड्रिंक और एक 5 मेंबर ड्रिंक दिखे और अपना एक स्ट्रेट चेन दिखे, समझ जाना ये क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकते आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉलीसेकेराइड देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड में। और पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले आपको देखना है कि पॉलीसेकेराइड जनरली क्यों यूज़ होता है आपकी बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो पॉलीसेकेराइड आपका यूज़ होता है कोई भी चीज़ स्टोर करवाने में या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह यूज़ होता है स्ट्रेंथ देने के लिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, याद करते समय ट्रिक बताया था कि अगर आप पॉलीसेकेराइड को याद कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा चीज़ जो स्टोरेज दे रहा है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, और कोई भी ऐसा चीज़ जो स्ट्रक्चरल फंक्शन दे रहा है जैसे कि सेल्यूलोज, तो ये आपके पॉलीसेकेराइड हो गए। उसके बाद सबसे पहला देखते हैं हम लोग स्टार्च। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, ध्यान देना है। तो स्टार्च मैंने बताया था कि ये प्लांट में स्टोरेज की तरह यूज़ होता है, मतलब प्लांट में फूड स्टोर करने के लिए आपका स्टार्च यूज़ होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये किससे बना होता है, तो ये आपका जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये सेल्यूलोज में जब हम लोग डिस्कस करें तो उल्टा होगा, सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज से बनता है।
ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस याद कर लोगे तो आपका स्टार्च हो जाएगा। तो स्टार्च में पहला पॉइंट कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है प्लांट्स में, दूसरा पॉइंट कि अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तीसरा पॉइंट इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में अगर अब मैं बात करवाता हूँ एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में, तो देखो एमाइलोज जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपेक्टिन आपका इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस एमाइलोज। अब देखो स्टार्च अगर मैं आपको बोलूँगा, स्टार्च सुन के आपको थोड़ा सा फैट के टाइप में दिमाग में आता है, ठीक है, स्टार्च है ना, स्टार्च सा फैटी चीज़ ऐसा हो गया। तो अगर आप वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो मेजर पोर्शन जो होगा आपके स्टार्च का वो इनसॉल्युबल होना चाहिए था, जो कि आपका एमाइलोपेक्टिन है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो आपका एमाइलोज है जो कि वाटर सॉल्युबल है वो कम अमाउंट में होता है, 15 से 20% होता है, और जो आपका बचा है 80 से 85% वो आपका एमाइलोपेक्टिन जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ इनसॉल्युबल होगा वो एकदम सीधा सीधा तो होगा नहीं, है ना भाई। जो चीज़ इनसॉल्युबल मतलब कोई चीज़ घुलना नहीं चाह रहा है तो भाई वो जिद्दी होगा, तो उसमें काफ़ी सारा ब्रांच निकला होगा। तो इसलिए एमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच्ड होता है और एमाइलोज जो है आपका वो अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। दोनों ही आपके अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं क्योंकि है तो स्टार्च। लास्ट क्या है कि जो एमाइलोज है उसमें आपको सिर्फ एक ही लिंकेज देखने को मिलता है C1 और C4 के बीच, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में आपको दो लिंकेज देखने को मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये रहा आपका एमाइलो जिसमें सिर्फ C1 C4 के बीच लिंकेज है, जिसको आप अल्फा लिंक बोल रहे हो। लेकिन अगर आपको मैं एमाइलोपेक्टिन दिखाऊँ तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ तो 1 और 4 के बीच लिंकेज है, 1 और 4 के बीच। लेकिन जब हम लोग ये ब्रांच की बात करेंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे 1 और 6 के बीच लिंकेज है, देखो है ना, 1 और 6 के बीच यहाँ पे लिंकेज है, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्ट्रेट चेन की बात करेंगे तो 1 और 4 के बीच लिंकेज आएगा, और क्योंकि एमाइलोज में सिर्फ यही होता है तो इसलिए 1 और 4 लिंकेज देखने को मिलता है उसमें सिर्फ। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में आपका ब्रांच पार्ट है तो उसमें आपका स्ट्रेट चेन भी होगा, ब्रांचिंग भी होगी। तो ब्रांचिंग के टाइम पे आपको C1 और C6 के बीच आपको लिंक दिखेगा, और स्ट्रेट चेन जब की बात करोगे तो 1 और 4 के बीच आपको लिंक दिखेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एमाइलोपेक्टिन की जब आप बात करोगे तो आपको C1 C4 और C1 C6 दोनों ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेंगे, लेकिन एमाइलोज में आपको सिर्फ C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कंपैरिजन करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिमाग में बताया वैसे याद करना कि स्टार्च सुनते ही आपके दिमाग में इनसॉल्युबिलिटी आती है कि वो डिजॉल्व नहीं होगा, थोड़ा फैटी चीज़ है। तो फैटी चीज़ है तो जो आपका इसमें जो भी आपका इनसॉल्युबल वाला पार्ट होगा वो आपका ज़्यादा होगा, वही आपका अनब्रांच होगा। तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा इनसॉल्युबल वाला पार्ट है। तो एमाइलोज आपका सॉल्युबल है, सुन के ही लगता है, और एमाइलोपेक्टिन आपका इनसॉल्युबल, ठीक है। जो सॉल्युबल है वो कम होगा 15 से 20%, जो इनसॉल्युबल है वो ज़्यादा होगा 80 से 85%। एमाइलोपेक्टिन जो कि सॉल्युबल नहीं है वो ब्रांच्ड होगा, ठीक है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं क्योंकि स्टार्च है। जो अनब्रांच्ड है उसमें एक ही चेन होगा तो सिर्फ C1 C4 के बीच लिंकेज। जो ब्रांच्ड है उसमें दो लिंकेज होंगे, एक स्ट्रेट वाला तो C1 C4 और एक जो ब्रांचिंग होगी तो C1 C6, ठीक है। बस खत्म, स्टार्च आपका कवर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेल्यूलोज पे। तो मैंने बोला था सबसे पहला पॉइंट कि स्टार्च में याद रखना कि अल्फा डी ग्लूकोज से, और सेल्यूलोज में याद रखना कि बीटा डी ग्लूकोज से। याद रखने का ट्रिक कैसे, मैंने ऐसे याद रखा था कि स्टार्च में ए आता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें अल्फा डी ग्लूकोज है अल्फा, लेकिन सेल्यूलोज में आपका नहीं आता है, ए तो एक नहीं आता है पहला पॉइंट, दूसरा सी आता है और सी जो है बी के पास है इसलिए बीटा डी ग्लूकोज, मैंने ऐसे याद रखा था। दूसरा पॉइंट कि जो सेल्यूलोज है अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें आपने देखा था कलर वाला पॉइंट कि आयोडीन से जब कलर करते हैं तो स्टार्च तो कलर लेता है लेकिन आपका सेल्यूलोज नहीं लेता है क्योंकि वो स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेट चेन यहाँ पे होता है सेल्यूलोज, दूसरा पॉइंट। लेकिन आपने देखा था स्टार्च में आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, इसलिए वो जो आयोडीन पे जब आप कलर करते हो तो वायलेट कलर देता है, ठीक है, तो वो होल्ड कर पाता है उस चीज़ को। दूसरा पॉइंट अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन होगा तो आपने ऊपर भी देखा था स्ट्रेट चेन में सिर्फ आपको एक ही लिंकेज देखने को मिलती है जो कि था C1 और C4, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ C1 C4 देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही बस कंपेयर करके आपको सब याद हो जाता है, एक बार याद करो बाकी सब सेम होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज आपका स्ट्रेट चेन क्योंकि वो कलर नहीं लेता है, बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी चैप्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट सी है तो बीटा से पास है, ए इसमें है नहीं तो बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, और क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट चेन है तो C1 C4 का लिंकेज होगा, और इस लिंकेज को हम लोग बीटा लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि सेल्यूलोज में आपको अगर एक स्टेटमेंट को बनाना हुआ ये बना सकते हैं कि सेल्यूलोज में आपको बीटा लिंक्स देखने को मिलता है, सही बात है। स्टार्च में आपको अल्फा लिंक्स देखने को मिलते हैं जो कि हमने ऊपर देखा था। दूसरा पॉइंट जो सेल्यूलोज है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का, तो एकदम सही बात है, तो इस लाइन को भी ध्यान दे सकते हो। अब आते हैं हम लोग ग्लाइकोजन के ऊपर। एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही हो गया कि इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि ये एनिमल्स में फूड स्टोरेज का एक जरिया है। दूसरा पॉइंट कि ये भी जो है ना थोड़ा सा ब्रांच फॉर्म में होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन का। फिर से जाओ बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल में, वहाँ पे तीन बात हुई थी, एक स्टार्च, एक सेल्यूलोज, एक ग्लाइकोजन।
स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही कलर लेता था क्योंकि दोनों ही ब्रांच थे, लेकिन सेल्यूलोज कलर नहीं लेता था क्योंकि वो अनब्रांच था। तो ये जो ब्रांचिंग वाला पॉइंट है तो वो आप सीधे बायोमोलिक्यूल बायो चैप्टर से याद रख सकते हो। तो ये भी आपके एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली ब्रांच है। कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन? लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में स्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आप जब आगे जाओगे एमबीबीएस करोगे तो वहाँ पे पॉइंट आएगा कि मेनली जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में। और ये आपकी यीस्ट और फंजाई में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अगर उनको कभी मन किया कि ग्लाइकोजन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सब कुछ छोड़ के, ठीक है, तो वो ये आपके 4-5 स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो वो स्टेटमेंट्स आपके जो भी बनाते हैं मैंने आपको बता दिया कि वो एनिमल स्टार्च होता है, यीस्ट और फंजाई में भी मिलता है। बना देंगे कि यीस्ट और फंजाई में नहीं मिलता है। तो अब बहुत लोगों को ये लाइन इग्नोर करके जाएंगे, तो वो इस लाइन पे घुमाना चाहेंगे आपको, तो ये देखना है। या फिर वो बोलेंगे कि जो ग्लाइकोजन है वो एमाइलोज के स्ट्रक्चर की तरह मिलता है, तो गलत हो गया, एमाइलोपेक्टिन से मिलता है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस क्या था। तो पुराने समय में जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट का मेनली हम लोग हनी को यूज़ करते थे। तो हनी यूज़ करते थे एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, जल्दी लोगे और जल्दी इंस्टेंट सोर्स, जैसे आजकल आप ग्लूकोज लेते हो, तो उस समय में आप हनी को यूज़ करते थे जब आयुर्वेदिक टाइम था। दूसरा सेल वॉल में, या फिर दूसरा आपको पता है कि सेल वॉल में यूज़ होता है बैक्टीरिया प्लांट्स में सेलुलोज के फॉर्म में, या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। अभी आपने देखा स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये जो सेल्यूलोज होता है उसी का आप फर्नीचर बनाते हो या उसी का आप क्लोथ्स बनाते हो, ठीक है। तो टेक्सटाइल में यूज़ होगा एज ए रॉ मटेरियल। पेपर में, आप पेपर भी वही चीज़ हो गया, ठीक है ना। लिकर, ब्रेवरीज, इन सब में यूज़ होता है आपका। अभी हमने ग्लूकोज की बात की थी। ग्लूकोज भी आपका एक एल्डोहेक्सोज था। और फ्रक्टोज की बात की थी। फ्रक्टोज क्या था आपका? कीटोहेक्सोज था। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे कुछ एल्डोपेंटोजेस के एग्जांपल दो, तो सिंपल एल्डोपेंटोज का मतलब क्या है कि पेंटोज शुगर आपसे मांग रहे हैं, और पेंटोज शुगर नाम में आते ही आपके दिमाग में आता है राइबोज शुगर, ठीक है। तो आपसे बेसिकली राइबोज शुगर पूछा है, तो 2 राइबोज शुगर आप मेनली यूज़ करते हो, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, डीएनए और आरएनए, है ना। तो डीएनए में क्या होता है? 2-डीऑक्सीराइबोज होता है, और आरएनए में आपका सिर्फ राइबोज होता है। तो वही लिखा है कि आपका 2 एल्डोपेंटोजेस जो कि आप न्यूक्लिक एसिड में देखते हो वो है डी राइबोज जो कि आरएनए में होता है, और 2-डीऑक्सी डी राइबोज। तो यहाँ पे डी स्पेसिफाई कर रहा है कन्फिग्रेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जो दोनों ही हैं वो डी है। देखो आपके सिलेबस में एल है ही नहीं, ठीक है, जितना भी है सब में डी है, तो डी आप डाल सकते हो। कभी भी अगर कन्फ्यूजन हुआ कि डी है एल है तो डी था, ठीक है। तो डी राइबोज आरएनए, 2-डीऑक्सी डी राइबोज डीएनए। आपको फुल फॉर्म में भी याद आ जाएगा कि डीएनए में क्या आता है? डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा किसका है। तो ये आपके दोनों क्या है? एल्डोपेंटोजेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर है, ठीक है। और एल्डोपेंटोजेस का मतलब कि दोनों में ही एल्डिहाइड है। तो कभी पूछना चाहें कि आपसे ऐसे घुमा के कि 2-डीऑक्सी डी राइबोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड होता है क्योंकि वो एल्डोपेंटोज है, ठीक है। सिंपल, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि एल्डोपेंटोज के 2 एग्जाम्पल है, 2-डीऑक्सी राइबोज जो कि डी है, 2-डीऑक्सी डी राइबोज और डी राइबोज, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला पॉइंट पूछ रहा है कि ग्लूकोज और सुक्रोज जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सॉल्युबल नहीं होता है। सिंपल, ग्लूकोज सुक्रोज में आपको याद है स्ट्रक्चर में OH भर के था। OH अगर भर के है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो सिंपल यही रीज़न है कि क्यों ग्लूकोज और सुक्रोज जो है सॉल्युबल होता है। तो ये आपका AR क्वेश्चन बन के आ सकता है यहाँ से। दूसरा पॉइंट कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बताओ। तो लैक्टोज आपको पता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और गैलेक्टोज ग्लूकोज में भी अगर मैं पूछूँ अल्फा बीटा क्या, तो बीटा, ठीक है। मैंने आपको ऑटोजेनिक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो आपको दिखा कि जो लैक्टोज है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना था। और ये हैबिट डालो कि आप बीटा डी गैलेक्टोज पहले बोलोगे क्योंकि उसी का C1 यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। कैसे एक्सप्लेन किया था? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने वही किया था, अपना साइक्लिक एमिनो एसिड बनाया था। और इसको एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया था? हमने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश की थी इसकी, तो रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। तो इससे पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। बाकी इसको सही कैसे किया, हमने एक्सप्लेन कैसे किया, तो कि हमने बताया कि जो C5 ग्रुप का OH है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मिलकर साइक्लिक एमिनो एसिड बना रहा है, जिसमें अल्फा बीटा 2 फॉर्म्स होते हैं। वही सब यहाँ पे बताना है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि अगर स्टेटमेंट में आया तो बहुत लोग गलती करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, वो ये है कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड। होता क्या है कि नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली ऑल वाला स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो हम लोग को आदत हो जाती है कि जहाँ ऑल दिखा उसको गलत मार्क कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे लाइन्स हैं जिसमें ऑल वाला लाइन सही होता है, और इसलिए आपको सिर्फ वो लाइन्स याद रखनी चाहिए, क्योंकि बाकी में तो आप जानते हो ऑल आएगा तो गलत कर देंगे उसको, वो गलत स्टेटमेंट है। लेकिन जहाँ पे ऑल वाला सही होता है उसको आपको एक्जैक्टली याद होना ही चाहिए वो लाइन। वैसे एक ये लाइन है कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये रट लो लाइन। इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्रोटीन को अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ तो इनमें से क्या मिलेगा,
ऑप्शन में अल्फा अमाइनो एसिड हो सकता है, गामा अमाइनो एसिड हो सकता है, बीटा अमाइनो एसिड हो सकता है, डेल्टा अमाइनो एसिड हो सकता है, तो आपको अल्फा अमाइनो एसिड टिक करना है। ठीक है, तो प्रोटीन्स आपके मेनली अल्फा अमाइनो एसिड से बने होते हैं और ये सारे प्रोटीन्स के लिए वैलिड है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अमाइनो एसिड्स में क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेन करता है, तो आपको सबको पता होगा अमाइनो ग्रुप तो होता ही है, एक तो नाम में ही है, और दूसरा एसिड है तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो अमाइनो एसिड, अमाइनो से आ गया अमाइनो ग्रुप NH2 और एसिड से आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप। तो ये ग्रुप तो कंफर्म हो जाते हैं इसके नाम से ही। उसके अलावा इसमें एक R ग्रुप होता है जो कि वेराई कर सकता है, और वही जो R ग्रुप वेराई करेगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो उसी का एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अमाइनो एसिड में एक, अगर मैं यहाँ पे जो हम लोग बात करें अल्फा अमाइनो एसिड की बात करें, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा क्या सिग्निफाई करता है, देखो COH है। ठीक है, तो इसके बगल वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा और उसी अल्फा कार्बन पे आपका अमाइनो ग्रुप है, और इसीलिए ये अल्फा अमाइनो एसिड है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो अमाइनो ग्रुप का पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अमाइनो एसिड को अल्फा बीटा गामा डेल्टा में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये लाइन कभी अगर आता है आपके एग्जाम में तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अल्फा बीटा गामा किसके बेसिस पर कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन पे कर रहे हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप के रिलेटिव में जब हम लोग अमाइनो ग्रुप को देख रहे हैं तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने, ये कर ली, ये हमने कर लिया था कि हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं प्रोटीन का तो आपको अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है जिसमें फिर से एक ऑल वाला स्टेटमेंट आता है, और ये भी सही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ट्राइवलेंट। तो हो क्या सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अमाइनो एसिड्स। 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे आपको, उसमें से 2 सही होंगे 2 गलत होंगे, जैसे ही बना सकते हैं। तो उसमें ये ऑल वाले स्टेटमेंट्स को डालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही है गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैव ट्राइवल नेम्स। ठीक है, ट्राइवल नेम्स क्यों होता है, क्योंकि जब उनको डिस्कवर किया गया तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। जैसे कि ग्लाइसिन को जब डिस्कवर किया गया था तो उस समय उसको देखा गया वो स्वीट टेस्ट का होता है। ठीक है, उसमें नाम नहीं रखा गया था। एक मान लो X अमाइनो एसिड को डिस्कवर किया गया और देखा कि वो स्वीट टेस्ट का है, तो स्वीट था इसलिए उसका नाम ग्लाइसिन रख दिया, क्योंकि ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है आपका स्वीट। ठीक है, सिमिलरली टायरोसिन को जब डिस्कवर किया गया तो वो सबसे पहले चीज़ में डिस्कवर हुआ था और ग्रीक में चीज़ को टायरोस बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया टायरोसिन। तो इसीलिए हर अमाइनो एसिड का एक ट्राइवल नेम है। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो उसको 3 लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं और 1 लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसका 2 टेबल बना के रखा हुआ है। तो हर एक अमाइनो एसिड को आप 3 लेटर से भी डिनोट कर सकते हो और 1 लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। ये सारी बातें कर ली हमने स्टेटमेंट, जो कि ईजी थी, बस आपको याद रखनी थी। अब आगे चलते हैं मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, अमाइनो एसिड को हम लोग डिवाइड करते हैं कि वो बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, इसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। बाकी ये क्लासिफिकेशन आप बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, तो जिसको वहाँ से याद है उसको यहाँ भी हेल्प होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है, अगर किसी भी टीचर से, उन्होंने बताया होगा कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो न्यूट्रल का क्या मतलब है, जितना एसिड होगा उतना ही बेसिक होगा। आपको पता है कि अमाइनो एसिड में NH2 भी है, COOH भी है। COOH आपका एसिडिक है, NH2 आपका बेसिक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एमाइंस वाले चैप्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। तो अगर अमाइनो ग्रुप का नंबर और कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर सेम हुआ तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कि अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप के मुकाबले तो वो बेसिक अमाइनो एसिड होगा, दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हुआ अमाइनो ग्रुप के मुकाबले तो वो एसिडिक होगा। तो ये 3 आपके कंसेप्ट हो गए मेन। तो कभी भी अगर आपको नाम दे दिया गया, मान लो आपको मैं बोल देता हूँ कि हिस्टिडीन, और मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि हिस्टिडीन इज बेसिक अमाइनो एसिड, मैं आपको बोलूँ कि हिस्टिडीन में अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो ये मैं कोई गलत स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ऐसे भी घुमा के आपको बोला जा सकता है। तो ये 3 कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रल क्या होता है, बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है। उसके अलावा 2 और चीज़ है, एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड नाम ही बोल रहा है, जो कि हमारे लिए एसेंशियल है। जो चीज़ हमारे लिए एसेंशियल है उसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, हमें उसे बाहर से लेना पड़ेगा। देखो, एसेंशियल कोई चीज़ कब होती है, जब हमें वो चाहिए होगा। ठीक है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन एसेंशियल है आपके लिए, तो आपको उसको बाहर से लेना पड़ता है। ऐसा अमाइनो एसिड जो कि आपको बाहर से लेना पड़े, आपके डाइट में लेना पड़े, उसको आप एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हो। नॉन एसेंशियल किसको बोलोगे, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहा है, CO2। ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म से आपके सेल्स में बनता है और इसलिए आप उसको बाहर निकाल देते हो, तो आपके लिए नॉन एसेंशियल है। वैसे ही कोई भी चीज़ जो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि आपके बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो आपके नॉन एसेंशियल है, उसको आपको बाहर से नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हुए जिसको आपको अपने डाइट में लेना पड़े, खाने में लोगे ताकि आपकी बॉडी के अंदर उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स है जिसको आपका बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है और उसको आपको बाहर से फूड में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि थ्रू डाइट आप एसेंशियल अमाइनो एसिड को लेते हो
अब आप ये तो आपने डेफिनेशन की बात की, अब आपको याद करने हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल आप याद करो बेसिक अमीनो एसिड का, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड में आपको मैंने ट्रिक बना के रखा था बाहल, तो बी से इसमें हो जाता है बेसिक, ठीक है। ए से हो जाता है आपका आर्जिनिन, एच से हो जाता है आपका हिस्टिडीन, एल से हो जाता है आपका लाइसिन। तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन आपके बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है। तीन ही क्यों लिखे मैंने, इसमें ये जो तीन है यही मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। उसके अलावा एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो देखो सबसे पहले समझो कि जितने भी आपने बेसिक वाले लिखे, ये जो बेसिक वाले आपने तीन लिखे, ये तीनों भी एसेंशियल में आते हैं, ठीक है। तो ये तीन तो आपको हो ही गए। तो अब हम लोग अलग अलग याद नहीं करें, हम लोग अपना याद करने का जो भी चीज़ है उसको कम करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं याद करने की, बायो में है, इनऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में है, ठीक है। तो हम लोग क्यों अपना फालतू में हेडेक बोले। इसलिए होता क्या है कि वैसे टीचर जो कि खुद नीट क्वालिफाई करके गए होते हैं, उनको पता होता है कि कॉम्पिटिशन कैसा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में लिखाए जा रहे हैं, अरे यार बहुत कुछ पढ़ना है, और वो इस बात को नहीं समझते। लेकिन मैंने नीट दिया तो मुझे पता है कि क्या करना होता है इसमें, इस प्रिपरेशन में क्या स्ट्रगल होती है, ठीक है। आपको याद बहुत कुछ करना होता है, बहुत चीज़ भूलते हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत चीज़ें कंसेप्चुअली समझो, और इसको एकदम कोई ऑप्शन ही नहीं है उसी को आप याद करो। तो इसमें आप क्या याद करो कि एसेंशियल अमीनो एसिड में सबसे पहले बेसिक वाले तो आ ही गए, ठीक है। तो बेसिक हमने याद कर लिया, अब फिर से हम लोग को एसेंशियल में उसका कोई ट्रिक नहीं बनाना लंबा चौड़ा। दूसरा, हमें एसेंशियल अमीनो एसिड में अभी हमने देखा कि ऐसा चीज़ जो कि हम लोग को खाने में लेना पड़े। तो खाने में इंडिया है, सबसे कॉमन क्या चलता है, चावल चलता है। चावल को भात भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बिहार यूपी से होंगे उनको पता होगा भात बोलते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि फेनी तेरी भात में, ठीक है। तो भात में अगर उसको करने किसी का और बेटर ट्रिक है तो बना सकता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो मैंने बनाया था। तो फेनी तेरी भात में, तो फेनी से हो गया आपका फिनाइल एलेनाइन, तेरी से हो गया ट्रिप्टोफैन, भात से हो गया वेलाइन, ठीक है। तो ये तीन आपके एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए, और तीन आपने यहाँ से कर लिया था बेसिक अमीनो एसिड्स। तो ये भी आपके एसेंशियल में ही आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नॉन एसेंशियल को भी आप याद कर लो। नॉन एसेंशियल में हो गया आपका एलेनाइन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ठीक है। इसका कोई ट्रिक बना लेना अगर बनता है आपसे। अब क्वेश्चन कैसे करो, मान लो आपसे क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, ये ट्रिक लगाना, आपका इनमें से कोई ऑप्शन होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। अब आपने नाम बस याद तीन का किया है, और आपको पता है कि बेसिक वाले भी एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। तो यहाँ पे 3 + 3 6 आपने एसेंशियल याद किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो आप उसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने नॉन एसेंशियल वाले याद किए हैं उसको यूज़ कर सकते हो। कि अच्छा, अगर एलिनाइन दिख गया तो वो तो नॉन एसेंशियल है, तो वो एसेंशियल में नहीं आएगा। ग्लाइसिन दिख गया तो वो भी नॉन एसेंशियल है। सिस्टीन दिख गया तो वो भी नॉन एसेंशियल है, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, और अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, इन सारे 6-9 एग्जाम्पल से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको याद कर लो, बस काम हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स में वो स्टेटमेंट्स से मेनली क्वेश्चन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड्स में आपको दूसरा स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि अमीनो एसिड कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो, अमीनो एसिड्स मेनली प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन सुनते ही जो भी कभी भी प्रोटीन सोर्स की बात करेगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में एग आएगा, ठीक है। और एग आपको पता है, आपने देखा है कभी भी एग को, तो उसके बीच में यॉक होता है जो कि येलो रंग कलर का होता है, और साइड में उसका ट्रांसलूसेंट सा पार्ट होता है, वाटरी पार्ट, और वो आपका ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। और जिसको भी पता है कि जो यॉक है वही फैट, उसमें मेन जो फैट कंटेंट है वो यॉक में होता है, और बाहर जो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कि अमीनो एसिड जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसको कैसे याद रखें, देखो प्रोटीन में सबसे पहले जैसे अमीनो एसिड सुनते हो आपके दिमाग में आता है कि हाँ उसमें NH2 भी होगा और COOH भी होगा। तो COOH में क्या आपको OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, तो वाटर सॉल्युबल तो होगा, ठीक है, सिंपल। हाई मेल्टिंग सॉलिड और बिहेव लाइक सॉल्ट, इसको एक साथ याद रख सकते हो कि वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट कैसे होगा, उसमें अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक है, दोनों प्रेजेंट होता है। तो एसिड बेस दोनों साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगी, और सॉल्ट का जो है मोस्टली जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। NaCl का एग्जांपल याद करो, कितना अच्छा पैक हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है, ठीक है। पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, 12th के केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में था सॉलिड्स में, ठीक है। NaCl में बहुत अच्छी पैकिंग होती है, पैकिंग एफिशिएंसी उसकी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई मेल्टिंग सॉलिड्स है, क्योंकि ये भी एक सॉल्ट बन जाएगा और अच्छा पैकिंग दिखाएगा, ठीक है, समझ लो। तो बस इतना याद रख सकते हो कि अमीनो एसिड कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एग से याद रखना, वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से याद रखना, हाई मेल्टिंग सॉलिड और बिहेव्स लाइक सॉल्ट साथ में याद रखना। और सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप बेसिक है और कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इसका अगर कभी आता है कि अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक सॉल्ट, रीज़न दे देंगे क्योंकि उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो सही इसका जो एसर्शन का रीज़न सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप अमीनो एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हो तो उसमें क्या होगा कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो एसिडिक है, तो H+ डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, और जो NH2 है वो H+ एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो वही लिख रहे हैं कि जब भी एक्वा सॉल्यूशन में आप डालोगे अमीनो एसिड को, तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन लूज कर देगा और अमीनो ग्रुप उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके कारण एक डाईपोलर आयन, जिसको आप ज्विटर आयन बोलते हो, ठीक है,
वो फॉर्म होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से वो क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ज्वेटर आयन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो चार्ज स्पीसीज हुआ। जो हाँ बोल रहे हैं वो कमेंट करना, भैया हमने हाँ लिख दिया था, ठीक है। न्यूट्रल होता है, प्लस भी है नेगेटिव भी है, जैसे डायपोल का क्वेश्चन करते हो आप, ठीक है। डायपोल अगर गॉस लॉ में आप डायपोल को डाल देते हो उसमें स्फीयर के अंदर, पूछते हैं कि बताओ इसमें फ्लक्स कितना है, तो उसमें आप क्या करते हो, आपको पता है फ्लक्स में नेट इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करते हो, तो नेट इनक्लोज चार्ज में आप क्या डालोगे, डायपोल में प्लस नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो डालते हो। ये थोड़ी कहते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो सेम वही केस यहाँ पे भी ज्वेटर आयन का। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन सरफेस लिया, उसमें ज्वेटर आयन डाल दिया, ठीक है, मुझे बताओ उसमें फ्लक्स कितना है, तो आप दिमाग लगाओगे ज्वेटर आयन में प्लस नेगेटिव दोनों होता है, न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट इनक्लोज चार्ज है वो जीरो हो गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है। तो मैं कहाँ चला गया फिजिक्स में तो ये आपने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड जो है वो ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा ज्वेटर आयन न्यूट्रल होता है, सही स्टेटमेंट। ज्वेटर आयन चार्ज स्पीसीज है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। आयन में बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, सही स्टेटमेंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा ज्वेटर आयन जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है, सही स्टेटमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेना कि ज्वेटर आयन के बारे में क्या क्या चीज़ें मैंने बोली है आपको भी। देखो ये जनरल एग्जाम्पल था अमाइनो एसिड का। तो इसमें अगर मैं बोलूँगा कि कार्बन के चारों ग्रुप्स को देखो क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी पे एक COH लगा है, एक NH2 लगा है, ये तो कंफर्म सब में ही होगा। सी पे एक H भी आपको दिख रहा है, और एक यहाँ पे R ग्रुप दिख रहा है। अगर ये R ग्रुप अलग हुआ, मतलब हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हुआ, तो कार्बन पे सारे के सारे ग्रुप्स अलग हो जाएंगे, तो मतलब कार्बन हमेशा कायरल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्ट कब, जब R जो है वो H हो जाए। अगर R H हो जाता है तो उस केस में इस अमाइनो एसिड का नाम हो जाता है ग्लाइसिन। तो देखो यहाँ पे लिखा है R, वहाँ पे H होता है। और सिर्फ यही एक एग्जांपल है अमाइनो एसिड का जिसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। आया समझ में? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि ग्लाइसिन में, अब इसको कैसे बना सकते हैं, आपको बोल सकते हैं ग्लाइसिन में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ठीक है, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या आपको कभी दे सकते हैं कि ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उसका एक्सेप्शन है ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखो, हमने देखा था जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो उसमें सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट डीकन्फिग्रेशन दिखा रहे थे, मतलब कि उसमें जो OH था लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे, वो राइट साइड में प्रेजेंट था। अब उसका उल्टा होता है प्रोटीन में। इसमें सारे के सारे जो अमाइनो, मतलब मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड जो होते हैं, सारे नहीं, ऑल नहीं, लेकिन मोस्ट जो होते हैं वो L अमाइनो एसिड्स होते हैं। वहाँ पे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ भी देख रहे हो तो D लग रहा था, ठीक है। वो लीवो हो सकता है, डेक्सट्रोरोटेटिव हो सकता है, लेकिन D सब में था। उसका उल्टा प्रोटीन में क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे L अमाइनो एसिड्स होते हैं, कैपिटल L। इसका मतलब ये है कि जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये ध्यान देना है कि L अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि उसमें जो NH2 ग्रुप लगा होता है अमाइनो एसिड में वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि एक स्टेटमेंट में होगा कि L अमाइनो एसिड्स में NH2 ग्रुप राइट साइड में होता है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स में NH2 ग्रुप राइट साइड में होता है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, आपको डायरेक्टली L अमाइनो एसिड का नाम नहीं लिखेंगे, बोलेंगे मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स में जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है, हाँ सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से वो घुमा सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स पे फोकस करना, आप अपना एक कंसेप्ट बनाओ, वो कैसे भी पूछेंगे आपको सोचना उसी के बारे में। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रोटीन बनाओगे, मतलब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ोगे, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड को जब जोड़ोगे तो उसमें किसी ना किसी बॉन्ड से जोड़ोगे। तो जब आपने कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स बहुत सारे जोड़ के डायसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनाने की कोशिश की थी, तो आपने वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज़ किया था, जिसमें वाटर का लॉस होता था और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता था। वो एक ऑक्साइड लिंकेज था, मतलब O से 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपके जुड़े होते थे। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स में 2 अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, वहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था वो एक ऑक्साइड था, मतलब O एटम से जुड़े होते थे। यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक एमाइड है। पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कि एमाइड होता है, ठीक है। एमाइड मतलब यहाँ पे देखो CONH से 2 आपके अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, वहाँ पे O से जुड़ा हुआ था। तो जाके अगर देखोगे तो वहाँ पे ऐसा सेम चीज़ बना के वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा हुआ था और वहाँ पे O से जुड़ा हुआ था 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। लेकिन यहाँ पे CONH जो कि पेप्टाइड बॉन्ड है उससे जुड़ा हुआ है 2 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब देखो, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम रख सकते हैं। अगर 2 जुड़े हैं तो डाइपेप्टाइड बोलेंगे, 3 जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पेप्टाइड लिंकेज बनता था वो किसके किसके बीच बनता था, एक अमाइनो एसिड के COH के ग्रुप के बीच में और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो एक से OH निकल जाता था, एक से H, और H2 ग्रुप निकल जाएगा। H2 मतलब वाटर का लॉस होगा और आपका पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ है, देखो OH यहाँ से निकला, एक से H निकल गया
और यहाँ आपका NH हो गया, एक H यहाँ से कम हो गया था और यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ CO बचा, तो वही आपका बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या है, एक एमाइड है, ये तो हमने बात कर ली थी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे ग्लाइसिल एलेनाइन बनाना है तो बताओ मैं किस अमाइनो एसिड का COH लूंगा और किसका NH2 लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड दिखता कैसा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड दिखता है CONH, मतलब पहला वाला जो भी होगा उसमें CO दिख रहा है और दूसरे वाले का NH दिख रहा है। तो मतलब नाम में ही है, अगर ग्लाइसिल एलेनाइन बोला है तो ग्लाइसिल का COH होगा और एलेनाइन का NH2 होगा, तभी तो पहले जगह मतलब तभी आपका ग्लाइसिल के पास CO हो पाएगा और एलेनाइन के पास NH हो पाएगा, है ना। अगर कभी यहाँ पे घुमाना चाहते हैं कि ग्लाइसिल एलेनाइन में हम लोग एलेनाइन का COH यूज़ करते हैं तो गलत है, ठीक है। ग्लाइसिल एलेनाइन जो पहले है उसी का COH यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट पहले ही जगह CO चाहिए, CONH चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये ट्राइपेप्टाइड की बात कर ली थी हमने, 3 अमाइनो एसिड होगा उसमें। अगर मैं पॉलीपेप्टाइड बोलता हूँ तो कब बोलोगे कि पॉलीपेप्टाइड है, जब 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा तब आप बोलोगे पॉलीपेप्टाइड। ये हमने देखा था ओलिगोसैकेराइड में भी कि 2 से 10 तक अगर है तो ओलिगोसैकेराइड है, और 10 से अगर ज़्यादा है तो आपका पॉलीसैकेराइड है। सेम पॉलीपेप्टाइड 10 से ज़्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, सिंपल। अब बात आती है मेन कि भैया प्रोटीन कब बोलेंगे। चलो पॉलीपेप्टाइड तो बोल दिया हमने, प्रोटीन कब बोलेंगे। तो ये इसके जितने भी क्राइटेरिया है वो याद रखो कि प्रोटीन हम लोग बोलते हैं तब जब एक पॉलीपेप्टाइड हो, ठीक है। ऑब्वियसली डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड को नहीं बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए, मतलब कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। तो कितने, तो 100 अमाइनो एसिड से ज़्यादा होने चाहिए, तब हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। और मास जो है उसका 10,000 U से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है कि एक तो पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए, 100 अमाइनो एसिड से ज़्यादा होना चाहिए और 10,000 U से आपका ज़्यादा उसका मास होना चाहिए, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब होता क्या कि जो हमने डेफिनेशन बोला है उतना शार्प नहीं है, मतलब सब जगह लागू नहीं होता है, इसमें कुछ क्राइटेरियाज अलग भी हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि हो सकता है कि कभी कभी कम अमाइनो एसिड वाले को भी हम लोग प्रोटीन बोल देंगे अगर उसमें अच्छा कन्फर्मेशन दिख रहा है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ था इंसुलिन, उसमें 51 अमाइनो एसिड ही है लेकिन वो प्रोटीन है। तो कभी आपको घुमा सकते हैं कि हमने क्राइटेरिया बनाया है कि प्रोटीन के लिए हमेशा 100 अमाइनो एसिड होने चाहिए, ठीक है। फिर बताएंगे कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स ही हैं, तो क्या इंसुलिन प्रोटीन है, तो हाँ इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफाइंड कन्फर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोटीन में ही रखते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन एकदम शार्प नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा फॉलो होता है। इसका एक्सेप्शन जो है इंसुलिन याद रखना है, जिसमें 51 अमाइनो एसिड है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं हम लोग। तो अब जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर शेप, ठीक है। तो मॉलिकुलर शेप के अकॉर्डिंग हमने उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसके नाम से ही हम लोग इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। देखो फाइब्रस प्रोटीन मतलब कुछ फाइबर जैसा। फाइबर सुनते ही आपके दिमाग में अभी काफ़ी चल रहा है जियो फाइबर, जियो फाइबर आपके दिमाग में आएगा, और जियो फाइबर दिमाग में आते हैं आपको स्ट्रेट पैरेलल वायर्स आपके दिमाग में आता है, ठीक है। तो मतलब कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, पैरेलल रन कर रहे हैं तो आपस में तो बॉन्डेड होने चाहिए, तो वो जो पैरेलल रन कर रहे हैं वायर्स या पैरेलल जो आपके पॉलीपेप्टाइड की चेन्स रन कर रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन में, वो आपस में बॉन्डेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रस प्रोटीन में कौन से बॉन्ड्स हेल्प करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को लिंक करने के लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्या जियो फाइबर जो है वो बारिश होते ही ख़राब हो जाता है या उसमें काम नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है, उस चलते रहता है तब भी। तो वैसे ही जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पानी आए नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मान लो अगर आप ये भूल गए कि मान लो मैं ये जियो फाइबर वाला एग्जांपल ही भूल गया, आपको और बेसिक एग्जांपल लिखना है, तो जैसे तो सिंपल आप ये याद रखो कि फाइब्रस प्रोटीन में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन में आता है आपका हेयर, ठीक है। तो हेयर जो है उसको आप मोस्टली हेयर आते हैं, और हेयर आपको पता है केराटिन का बना होता है, तो केराटिन आपका एग्जाम्पल है, हेयर हो गया। वैसे ही बाकी जो अगर शिप का देख रहे हो तो उसमें वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सारे आपके केराटिन के ही बने होते हैं, और केराटिन आपका मेनली फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। और केराटिन कहाँ मिल सकता है, वही यहाँ बताया, हेयर में, वूल में, सिल्क में, इसमें आपको केराटिन मिलता है। दूसरा एग्जांपल मायोसिन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जो आपके बाल हैं वो स्ट्रेट पैरेलली रन कर रहे हैं, कर्ली बाल वाले अपना दुख कमेंट में रो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट बाल वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका जो भी मोस्टली लोगों की जो हेयर होती है स्ट्रेट और पैरेलली रन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या आपका बाल सॉल्युबल है पानी में, नहीं है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो इससे आप दोनों प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो फाइब्रस प्रोटीन का। दूसरा एग्जांपल भी आपको याद रखना है मायोसिन, जो कि आपको मसल्स में मिलता है, तो आपको पता है वो भी इनसॉल्युबल नहीं है, नहीं तो आप नहाते और आप गल जाते, तो ऐसा तो है नहीं। तो मायोसिन भी आपका इनसॉल्युबल है, वो भी पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। अगर आप कभी अगर नहीं देखा है आपने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा होगा मायोसिन और एक्टिन, तो आपको दिख रहा है कैसा वो पैरेलल होता है, तो वैसा, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन ने आपको बता दिया, सिंपल, केराटिन मायोसिन आपके दिमाग में याद हो जाएगा अब, और 2 प्रॉपर्टीज़ की इनसॉल्युबल होता है और पैरेलली रन करते हैं, याद हो जाएगा। बॉन्डेड होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन नाम से बता रहा है कि वो कॉइल्ड होंगे और स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है आपका इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो याद रखो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है इंसुलिन और एल्ब्यूमिन।
और दोनों ही पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन तो आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मा में मिलता है, और इंसुलिन भी आप देते हो, वो भी प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। तो प्लाज्मा भी मेन क्या है, वाटर ही है ना। मेजर कंटेंट क्या है प्लाज्मा का, वाटर है, तो वो आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये चीज़ आप इसको याद रखें। तो सब कुछ बेसिक कंसेप्ट आपने देखा हुआ है, ठीक है, बस आपको इमेजिन नहीं होता है क्योंकि आपने उस एंगल से सोचा ही नहीं कभी, इसको आप डायरेक्टली रटने के लिए बैठ जाते हो। तो ऐसे सोचो, आपको सब समझ में आएगा। तो ये तो हमने मेन क्लासिफिकेशन देख लिया प्रोटीन का। तो कोई भी पूछता है आपसे कि मेन क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप बोलोगे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद अगर हमको स्ट्रक्चर को समझना है प्रोटीन को, तो हमने उसको 4 स्ट्रक्चर में बांट रखा है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी। तो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या देखते हो आप, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखते हो, ठीक है। अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगा हुआ है, मतलब पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये एक सीक्वेंस हो गया अमाइनो एसिड का। और अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं कि बी ए सी, तो ये दूसरा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोटीन हो गया और ये दूसरा प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो ये समझाना चाहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से आपका क्या मतलब है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है। सिंपल किस सीक्वेंस में आपका अमाइनो एसिड लगा है वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बात हो गई। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि हाँ मतलब ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज करता हूँ तो वो डिफरेंट प्रोटीन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है शेप, ठीक है। एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर शेप हो गया। तो कोई अगर भूल जाता है तो ऐसे याद रख सकता है, प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंडरी शेप ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब कि जो प्रोटीन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो किस शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेनली 2 शेप आपके फेमस है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स, ये हो गया आपका बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो इस 2 शेप में आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अल्फा हेलिक्स के बारे में और बीटा प्लीटेड शीट के बारे में पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स बनता कैसा, तो अल्फा हेलिक्स बनता है रेगुलर फोल्डिंग के कारण, ठीक है। और फोल्डिंग क्यों होता है, क्योंकि जो ये CO ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिल का, और ये जो NH ग्रुप है अमाइनो का, उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। और इसके कारण रेगुलर फोल्डिंग होती है और आपका जो बैकबोन है पॉलीपेप्टाइड का वो बेंड होता है और आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स क्यों बनता है उसका रीजन मैंने बता दिया, इसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। दी स्ट्रक्चर्स अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड शीट भी कह सकते हो, वो भी इसी बॉन्डिंग के कारण बनता है। तो दे अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोक्सिल सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप्स, ठीक है। ये आपको देखना है। अब यहाँ पे मैं आपका डाउट क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊँ कि जो बैकबोन का फोल्डिंग है वो किस बॉन्ड के कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, पेप्टाइड बॉन्ड के कारण। यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है, लेकिन यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बोला नहीं है, ठीक है। वो क्या स्टेटमेंट है अगर ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फोल्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे है, ये जो बना है पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्रॉस में आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बैकबोन में जो फोल्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स हो गई या फिर बीटा प्लीटेड शीट मैंने बता दिया। अल्फा हेलिक्स जो है मोस्टली जो कॉमन देखने को मिलता है वो राइट हैंडेड स्क्रू देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू है। तो ये तो हमने बात कर ली अल्फा हेलिक्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उसको मैक्सिमम एक्सटेंशन तक एक्सटेंड किया जाता है और उसको साइड बाय साइड रख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इनको आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये जुड़ जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, और उसके बाद उनको साइड बाय साइड रख दिया जाता है और वो आपस में जो है वो बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और इसी को हम लोग बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे क्रिएट होता है। पहले उसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया, साइड बाय साइड रख दिया, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, बीटा प्लीटेड शीट बन गया, ठीक है, सिंपल। अल्फा हेलिक्स में क्या था, अल्फा हेलिक्स में क्या था, सीधा था, उसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना NH और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, इसलिए वो रेगुलर फोल्डिंग दिखाने लगे और अल्फा हेलिक्स बन गए, ठीक है। ये 2 चीज़ आपने देख ली। ये आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है, आपको घुमाएंगे नहीं। मेन आपको याद होना चाहिए कि अल्फा हेलिक्स जो है जनरली राइट हैंडेड स्क्रू होता है, ये एक स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, तो शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड दिखाता है। अब आते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल फोल्डिंग होती है। एक तो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद जो सेकेंडरी बनाया वो भी अपने ऊपर ही फोल्ड करने लगे, तो वो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो वही लिखा है कि फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कारण आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, इंपॉर्टेंट। और इसमें 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है। तो टर्शियरी जो आपके फाइब्रस और ग्लोबुलर है वो मेनली आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर से आपको देखना है, ये आपको ध्यान देना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबके दिमाग में रहेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज भी सबके दिमाग में रहेगा, तीसरा वैन डेर वाल्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दिमाग में रहना चाहिए। तो ये 4 फोर्सेस हैं जो कि आपके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करती हैं।
और इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टेबलाइज द सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो उसमें से इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन होगा, जो चौथा ऑप्शन जो इसका नहीं होगा उसको आप टिक कर देना। ठीक है, जैसे कोवलेंट फोर्सेस हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, उसको टिक कर देना। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि जो फाइब्रस और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आते हैं, इसको बहुत लोग भूल जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, फाइब्रस और ग्लोबुलर जो 2 मॉलिकुलर शेप्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब आते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें कोई भी फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं होती है, जो भी आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में चीज़ बनाई है उसी को आपस में जब हम लोग अरेंज कर, मान लो आपका एक ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दूसरा आपका ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको आपने आपस में कैसे अरेंज किया है उसके बेसिस पे हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलली अरेंज है तो ये एक टाइप का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हुआ, अगर ये एक के ऊपर एक है तो ये दूसरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हुआ। मतलब आपस में रिलेटिव क्या अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका ऑलरेडी टर्शियरी स्ट्रक्चर बन चुका है, इसमें अब आप कोई फोल्डिंग नहीं करवा रहे हो। ये आपस में किस तरीके से अरेंज है, डायगनली है, एक के ऊपर एक है, पैरेलली है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अभी और डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स को देखते हैं। मतलब कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर दूसरे टर्शियरी स्ट्रक्चर से किस तरीके से अरेंज है एक के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग देख के बताते हैं कि हाँ ये एक टाइप का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं कि स्पेस में किस तरीके से अरेंज है वो। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया सब यूनिट। तो सब यूनिट क्या है, कुछ नहीं, जो आपने एक पॉलीपेप्टाइड चेन को दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के सामने रखा तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग यहाँ पे सब यूनिट बोल रहे हैं। जैसे कि ये एक सब यूनिट था और ये आपका दूसरा सब यूनिट था। ठीक है, और ये आपस में कैसे अरेंज है उसी को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने सब बात कर ली, जो मैंने बोला अच्छे से देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। आगे चलते हैं और जो अभी हमने डिस्कस किया उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एमाइनो एसिड का सीक्वेंस देख रहे हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग शेप ऑफ एमाइनो एसिड देख रहे हैं, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर शेप। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं हम लोग, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मतलब जो आपका हेलिक्स बना था वो अपने ऊपर ही फोल्ड करने लगे, वही आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाए। इसी कारण आपका क्या बनता था, एक्टिव साइट बनता था, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो एक ये बना, ठीक है, तो वो ये रहा, और वैसा ही एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बना होगा जो कि ये रहा। ये आपस में कैसे अरेंज है उसके अकॉर्डिंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसको आप बेस्ट समझ सकते हो अपने हीमोग्लोबिन के एग्जांपल से। हीमोग्लोबिन का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिखाया हुआ है, जहाँ पे ये रहा उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें एक के बाद एक आपका अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में आपका जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो हेलिक्स में आ गया, ये हो गया अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद वो आपस में ही फोल्ड कर गए और टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपने एक चीज़ खास देखनी है, वो है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक हीम ग्रुप दिख रहा है, तो एक टर्शियरी ग्रुप में एक हीम ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे जब 4 क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आपस में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आया समझ में, वही मैं बोल रहा था कि जो आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया है उसको जब आप आपस में ही अरेंज कर देते हो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जब पॉलीपेप्टाइड आपस में अरेंज होंगे तो उसको क्वाटरनरी बोलेंगे। तो आपको दिख रहा है कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ठीक है, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हीम ग्रुप होता है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि टर्शियरी ग्रुप में अगर मैं बात कर रहा हूँ हीमोग्लोबिन पे, तो एक टर्शियरी ग्रुप में आपका एक हीम ग्रुप है, और टोटल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो 4 हीम ग्रुप है। और यही हीम ग्रुप जो है आपका ऑक्सीजन को बाइंड करवाती है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको याद पता होना चाहिए, बेसिक पढ़ोगे आप कि 4 हीम ग्रुप हो गया टोटल हीमोग्लोबिन में। एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, इसलिए आपने पढ़ा है ब्रीदिंग चैप्टर में कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये जो हीम ग्रुप है इसमें Fe2+ होता है और यही ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है, क्योंकि उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में 4 सब यूनिट्स होते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हीमोग्लोबिन में जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। वही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 सब यूनिट्स है, 2 अल्फा 2 बीटा, और हर सब यूनिट में आपका एक हीम ग्रुप है। ठीक है, और हर एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, इसलिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो देखो अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अपना प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अभी हमने देखा कैसे 3D में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आप उसमें टेम्परेचर का चेंज करते हो, pH का चेंज करते हो, तब इसमें डीनेचुरेशन होता है। मतलब होता क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएंगे तो क्या होगा कि जो ग्लोब्यूल्स है वो अनफोल्ड कर जाएंगे और हेलिक्स जो है अनकॉइल हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते। ग्लोब्यूल्स हमने देखा था कौन सा स्ट्रक्चर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, टर्शियरी में। तो ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होना मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो जाना। दूसरा हेलिक्स किसमें आता था, हेलिक्स आता था आपके सेकेंडरी में। तो हेलिक्स खराब होना मतलब कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर खराब हो जाना। तो ये इनडायरेक्टली आपको ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर देने से, हाई टेम्परेचर देने से या फिर pH एसिडिक pH कर देने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाते हैं। इसके कारण सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर आपके डिस्टर्ब होते हैं, प्राइमरी वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, और इसी चीज़ को ये जो आपका हुआ
अनफोल्डिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स एंड अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स, इसी को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। इसके कारण जो प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खराब हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के कारण ही एक्टिव साइट्स बनते हैं। अगर यही अनकॉइल हो गया तो आपके एक्टिव साइट्स खत्म हो गए, तो आपका जो मेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो पहला पॉइंट कि डीनेचुरेशन में आपका कौन सा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी। कौन सा इंटैक्ट होता है, 1 डिग्री इंटैक्ट रहता है, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि डीनेचुरेशन होने के कारण जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन की खत्म हो जाती है। सही बात, ठीक है। अच्छा, इसको सेकेंडरी टर्शियरी ना लिखे, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड और हेलिक्स अनकॉइल लिखेंगे तब भी आप समझ जाओगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2 अच्छे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक जो आसान है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, जो दही बन जाता है दूध से, वो कैसे बनता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया उसमें, जो आप कोगुलम डालते हो हल्का सा, उसमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वही लैक्टिक एसिड मिल्क जो है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन देखते हो, उसमें लिख देते हैं कि हल्का सा डाइजेस्टेड रहता है, इसलिए कर्ड खाना ज़्यादा आसान होता है, उसको ईजिली डाइजेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो प्रोटीन है उसको डीनेचर कर देता है कौन, बैक्टीरिया। दूसरा है कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप एग को बॉयल करते हो तो उस केस में जो आपका एग वाइट रहता है वो आपका क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, और ये भी डीनेचुरेशन का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण डीनेचुरेशन हो रहा है, उसका एग्जांपल है। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क एसिडिक पीएच होने के कारण डीनेचुरेशन हो रहा है, उसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन पे, और इंडेक्स क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी होती है अमाइनो एसिड की, वो हेलो एसिड्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? तो इसका आप रीज़न दोगे कि अमाइनो एसिड्स में आपको ज़्यूटायन देखने को मिलता है। अब जो ज़्यूटायन है वो मेनली सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया था। तो आपका मेन इसमें रीज़न है ज़्यूटायन फॉर्मेशन। तो अमाइनो एसिड में ज़्यूटायन बनता है, हेलो एसिड्स में नहीं बनता। ठीक है, ये हो गया मेन रीज़न। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके नीट में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो आप एग को बॉईल करते हो तो उस समय जो वाटर है एग के अंदर वो कहाँ चला जाता है। तो एग को जब आप बॉईल करते हो तो उसका जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है, तो वो डीनेचर्ड प्रोटीन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंपल आंसर इसका ये। ठीक है, आगे चलते हैं एंजाइम्स में। एंजाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहला लाइन जो कि आपने ऑलरेडी अपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रखा है, वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोसाइम। वैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, सेम चीज़ है। दूसरा कि एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, किस रिएक्शन में काम करें उसके लिए अलग अलग आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब एंजाइम का अगर हम लोग को नाम रखना है तो वो डिपेंड करता है कि कुछ एंजाइम्स का नाम हम लोग रखते हैं कि वो किस कंपाउंड पे काम कर रहा है। जैसे कि माल्टोज पे काम कर रहा है तो हमने उसका नाम रख दिया माल्टेज। और कुछ देखते हैं कि वो किस टाइप के रिएक्शन पे काम कर रहा है, जैसे कि कुछ रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसका नाम रख देते हैं हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको। दूसरा पॉइंट कि एंजाइम एक्शन कैसे करता है, कैसे वो हेल्पफुल है, तो मेनली वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग विटामिन में। विटामिन का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें, आपके स्टेटमेंट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, दूसरा बॉडी को कितने अमाउंट में चाहिए, क्या आपको रोज़ फल खाना होता है कि विटामिन चाहिए, नहीं खाते तो क्या ऐसा है कि फल नहीं खाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहते हैं कि आपको विटामिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है अपने डाइट में। ठीक है, ज़्यादा खाओगे तो भी दिक्कत, कम खाओगे तो भी दिक्कत। ठीक है, तो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके कारण डिजीज हो जाती है। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि विटामिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो विटामिन है वो अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बाहर से फल वल खाने की कोशिश करते हैं। थोड़े बहुत जो विटामिन सिंथेसाइज होते हैं वो मेनली बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ये सारे मैंने पॉइंट बता दिए जनरल, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम तक। अब हो गया मेन पॉइंट जो कि है इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अपने डाइट में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, नॉर्मल ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो कम अमाउंट में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होते हैं उसको हम लोग विटामिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सेस विटामिन भी हार्मफुल होते हैं, ठीक है, कम भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे है, पता होना चाहिए आपको, बस एक बार देख लो कि पहले जो विटामिन था उसका स्पेलिंग हम लोग ये रखते थे वाइटामाइन। ठीक है, वाइटामाइन बोलते थे, उसका मतलब था वाइट मतलब वाइटल, और एमाइन मतलब कि उसमें अमाइनो एसिड्स होते थे। मतलब कि जो स्टार्टिंग में विटामिन डिस्कवर किए गए थे उसमें अमाइनो ग्रुप था, लेकिन बाद में देखा गया कि मोस्ट ऑफ देम में नहीं होता है। जब बाद में और विटामिन डिस्कवर किया गया तो देखा कि कुछ में तो है लेकिन मोस्टली में नहीं होता है, तो इसलिए बाद में ये ई हटा दिया गया और बाद में वाइटामिन हो गया। ठीक है, तो वाइटामाइन नहीं होता है, वाइटामिन होता है। अब वाइटामिन नाम क्यों पड़ा ये आपको पता होना चाहिए कि, और इसी से आप याद रख सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द विटामिन है उसमें अमाइनो ग्रुप्स नहीं होते। अब जो मेन क्वेश्चन विटामिन से आपसे पूछेंगे वो यहाँ से पूछेंगे और इस टेबल से पूछेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, जल्दी आते नहीं है, मेन डेफिनेशन था उसका। मेन क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन को हमने डिवाइड किया है कि वो फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल, डिपेंडिंग ऑन कि वाटर में वो सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन जो कि किस में सॉल्युबल हो, फैट में या ऑयल्स में। तो सबसे पहले तो आप याद कर लो कि विटामिन कितने टाइप्स के, ABCDE के। ठीक है, उसमें से आप कोई भी याद कर सकते हो। अगर आपको फैट सॉल्युबल याद आ रहा है तो फैट सॉल्युबल याद कर लो, तो आपका वाटर सॉल्युबल अपने आप याद हो जाएगा। अगर वाटर सॉल्युबल आसान लग रहा है तो वो याद कर लो, फैट सॉल्युबल अपने आप याद हो जाएगा। तो मैंने तो वाटर सॉल्युबल याद करके रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि सी जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग लेमन में ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग को बार बार चाहिए होता है बॉडी में, तो क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो और सी के साथ मैंने बी जोड़ दिया क्योंकि BC साथ ही चलता है। BC हो गया आपका वाटर सॉल्युबल, तो जो बाकी बचे हुए विटामिन वे ADE के वो हो गए आपके फैट सॉल्युबल। अच्छा, ये तो हो गया एग्जाम्पल जो कि आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट और ऑयल्स में स्टोर होते हैं, और मेनली स्टोर कहाँ होते हैं आपके कौन से ऑर्गन में, तो आपके लिवर में या फिर एडिपोज टिश्यू जिसमें आप फैट स्टोर करते हो उसमें। ठीक है, तो फैट स्टोर होता है, साथ ही साथ आपका फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो जाता है, और लिवर में आपका स्टोर होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल तो स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको रेगुलरली उसको डाइट में लेना पड़ता है क्योंकि वो रेडिली एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। आप जैसे जैसे लोगे पानी के साथ आपका निकल जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन के साथ। ठीक है, इसलिए उसको आपको रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक्सेप्शन है विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। होता क्या है कि विटामिन B12 आपके लिवर में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहते भी हैं कि विटामिन B12 का जो एनीमिया होता है वो नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो यही रीज़न है क्योंकि विटामिन B12 आपके बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर हो सकता है लिवर में, जबकि वो भी B ग्रुप वाले विटामिन में ही आता है जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो मैं अगर पूछता हूँ आपसे दो क्वेश्चन कि विटामिन B12 क्या वाटर सॉल्युबल है, तो हाँ है। क्या विटामिन B12 आपके बॉडी में स्टोर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि बाकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते और रेगुलरली एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है। तो अगर एसोसिएशन आता है कि विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, रीजन आता है कि विटामिन B12 इज वाटर सॉल्युबल। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने सिर्फ ये याद किया होगा कि BC वाटर सॉल्युबल था, वो इसको गलत करके आए कि एसोसिएशन ही गलत है, जबकि एसोसिएशन ठीक है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है। और रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि विटामिन B12 आपका वाटर सॉल्युबल है, वो भी सही स्टेटमेंट, बस है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही से उसको। तो एसोसिएशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग मेन पार्ट जहाँ से बहुतों को दिक्कत होती है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं कैसे आसान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन वाला टेबल। तो इसमें B ग्रुप वाले विटामिन को बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो पहले बाकी वाले कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका विटामिन A। तो विटामिन A जैसे आपको देखोगे तो इसमें मेनली आपको क्या डिजीज़ कॉज करता है, उसके डेफिशिएंसी का कारण वो आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन A की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको अपने सबको याद होगा कि विटामिन A के कारण आपके आँख पर असर पड़ता है, नाइट ब्लाइंडनेस सबको याद होगा। तो विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, अपने आँख पे दिक्कत पड़ता है। ठीक है, बाकी और कहीं पे आपके आँख पे असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्था सबको पता है, आई है, तो अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्था से आप एलिमिनेट कर ही सकते हो ऑप्शंस को कि हाँ चलो चलो विटामिन A की कमी है तो आँख पे इफेक्ट होगा। तो एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, दूसरा आपका जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि विटामिन A की कमी के कारण एक तो आपका जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है जिसको आप बोलते हो ज़ेरोप्थेल्मिया, दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विटामिन C पे। तो विटामिन C का एक तो कॉमन नाम पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड उसको बोलते हैं। याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए आप ये कर सकते हो कि आपको पता है कि विटामिन C का अगर मैं पूछता हूँ सबसे कॉमन सोर्स बताओ, तो आप बोलोगे भैया नींबू। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे नींबू में एसिड कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सिट्रिक एसिड। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें एसिड वर्ड आता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, क्या कॉज करता है? तो आपको पता है कि जब भी आपके मुंह में छाले वाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स जिसको आप बोलते हो, तो आप जाके जब केमिस्ट्री मांगते हो तो आपको एक विटामिन C वाला कैप्सूल देता है। ठीक है, तो मेनली आप समझ सकते हो कि विटामिन C से आपके गम्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि विटामिन C के कमी के कारण आपको स्कर्वी होता है, या फिर जिसको आप ब्लीडिंग गम्स भी बोलते हो। तो जो ब्लीडिंग गम्स होता है उसको आप स्कर्वी बोलते हो। तो ऐसे याद रख सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेट तो कर ही लोगे एटलीस्ट, अगर भूल भी गए कि विटामिन C का नाम क्या है, क्या कॉज करता है। तो हम लोग को विटामिन C का कैप्सूल कब मिलता है? जब हम लोग का जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, या फिर माउथ अल्सर जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी, विटामिन C। ठीक है, उसके बाद विटामिन D सबको पता है बोन से रिलेटेड होगा। चिल्ड्रन में क्या कॉज करता है? रिकेट्स। और एडल्ट्स में क्या कॉज करता है? ऑस्टियोमेलेसिया। तो ये आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि चिल्ड्रंस में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया। ये आपको दोनों पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए कि विटामिन D की कमी अगर है तो चिल्ड्रन में रिकेट्स होगा, मतलब बोन डिफॉर्मिटी, बोन जो है आपका बेंड हो जाएगा। ठीक है, पैर ऐसे हैं उसके ऐसे हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे पैर। ठीक है, लेकिन अगर एडल्ट है तो उसमें ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, मतलब बोन सॉफ्ट हो जाएगा, जल्दी फ्रैक्चर होगा। ठीक है, या फिर जॉइंट पेन होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, विटामिन E और K बचा। ठीक है, अब देखो विटामिन K मैंने याद रखा था, K सुनते ही मतलब देखो विटामिन E और K दोनों ही ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, RBC ब्लड से रिलेटेड है। तो याद मैंने कैसे रखा था? विटामिन K से ही क्लॉटिंग आता है।
ठीक है, के से क्लॉटिंग आता है तो एक जो है इंक्रीज कर देता है क्लॉटिंग टाइम। देखो डिक्रीज क्लॉटिंग टाइम नहीं करना है, वो तो सही चीज़ है कि जल्दी क्लॉट हो गया, ठीक है, तो ब्लड आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर इंक्रीज हो गया क्लॉटिंग टाइम तो आपका ब्लड ज़्यादा लॉस होगा, तो विटामिन की कमी के कारण कोई तो दिक्कत ही होती है। तो आपका इंक्रीज होता है क्लॉटिंग टाइम विटामिन के कमी के कारण, ठीक है। तो के से आप क्लॉटिंग याद रख सकते हो, और विटामिन ई से आपका क्या बच गया, फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। इसके बाद आपका बचा विटामिन बी। तो विटामिन बी में आपके मेनली यहाँ पे 4 ही दिए हैं, इसके अलावा भी होता है लेकिन यहाँ पे आपको 4 दिए हैं, विटामिन B1, B2, B6 और B12। पहले विटामिन B12 देख लो। विटामिन B12 के कारण क्या कॉज होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है। एकदम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्नीशियस एनीमिया में होता क्या है कि आपके मेनली इमेच्योर आरबीसीज बनते हैं। तो वही इन्होंने लिखा है कि आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। आरबीसी उस आरबीसी का काम ही क्या है जिसमें हीमोग्लोबिन ही ना हो, ठीक है, खाली डब्बा है वो, तो उसको हटाओ। तो विटामिन B12 से आपको याद रखना कि विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया क्या कॉज करता है, उसमें होता क्या है कि आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विटामिन B6, तो इसको मैंने इसका जो नाम है कैसे याद रखा था कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर लूँ, तो मेरे को पता है 6 ऐसा एक्स आता है उसमें, और पायरोडॉक्सिन में भी एक्स आता है, बाकी किसी में भी एक्स आपको नहीं दिखेगा। इस तरीके से मैं नाम एलिमिनेट कर लेता था कि B6 में पायरोडॉक्सिन होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कॉज करता है उसको एक ही साथ देख लेंगे। विटामिन B1 का नाम थायामीन और विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखना होगा। इसका मैंने कोई ट्रिक बनाया नहीं था, बोलते बोलते याद किया था, तो याद कर लो। विटामिन B1 थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 है, एक्स आएगा तो आपका पायरोडॉक्सिन। ये आपके 3 नाम हो गए जो आपको याद होने चाहिए। कॉज इसमें डेफिशिएंसी का क्या कॉज होता है ये पता होना चाहिए। तो देखो विटामिन B1 सबसे कॉमन वाला है आपका, पहले ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो B1 से आपका बेरी होता है, ठीक है, और बेरी में क्या होता है, जो आपका चिल्ड्रन है उसका ग्रोथ नहीं होता है, रिटार्डेड ग्रोथ होता है, मेंटल रिटार्डनेस होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, उसको भूख नहीं लगती है, ठीक है। और इसके बाद के जो भी हैं उसको आप मैंने याद रखा था BCC। तो पहला तो बेरी हो गया, दूसरा केलोसिस, तीसरा कन्वर्जन, ठीक है। केलोसिस में क्या होता है, फिशरिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स में यहाँ पे फिशरिंग हो जाती है, ये हो गया केलोसिस और कन्वर्जन। तो ये आपको 3 याद रखना है, विटामिन B1, B2 और B6। B1 हो गया थायमिन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B6 हो गया पायरोडॉक्सिन, और इसके बाद जो इनके कॉजेस हैं BCC, बेरी, केलोसिस, कन्वर्जन, ठीक है, बार बार करो ये याद हो जाएगा आपका। तो हमारा विटामिन तक हो गया था, अब हमें न्यूक्लिक एसिड देखना था। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। पहला पॉइंट। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड मेनली आपको देखना है, वो है आपका DNA और एक आपका RNA। DNA हो गया अपना डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और RNA हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए, समझ में आ गया आपको। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट कि जो आपने अभी देखा कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। अभी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, अगर मैं या फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ न्यूक्लिक एसिड का कॉम्पोजिशन क्या है, या फिर मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन क्या है, तो दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि चाहे न्यूक्लिक एसिड बोलो या न्यूक्लियोटाइड बोलो, दोनों एक सेम ही चीज़ है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कॉम्पोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का, तो आप बोलो कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो 3 चीज़ से मिलकर बनता है, एक पेंटोस शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है। क्या 3 चीज़ होते हैं, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। अब पेंटोस शुगर से क्या मतलब है, हमने उधर वहीं पे देखा था, मुझे कोई एल्डो पेंटोस का नाम बताओ, तो आपने बोला था कि 2 एल्डो पेंटोसेस होते हैं, एक अपना नॉर्मल राइबोस, एक 2-डीऑक्सी राइबोस। तो उन्हीं 2 शुगर की बात कर रहे हैं, ये जो पेंटोस शुगर लिखा है वही शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेंटोस शुगर 2 टाइप का हो सकता है, DNA में अलग होगा, RNA में अलग होगा। तो RNA में आपका क्या होता है, बीटा-D राइबोस होता है, और DNA में क्या होता है, बीटा-D2-डीऑक्सी राइबोस होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान देना कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज आएंगे कि अल्फा है या बीटा है। तो बीटा-D राइबोस और बीटा-D2-डीऑक्सी राइबोस होता है, ठीक है। तो DNA में अपना डीऑक्सी राइबोस आएगा और RNA में अपना राइबोस आएगा, तो इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन होगा नहीं, वो तो नाम में ही है DNA RNA में। दूसरा ये पेंटोस शुगर है, यही सबको पता है। यहाँ पे 2-डीऑक्सी राइबोस का क्या मतलब है, देखो 2-डीऑक्सी मतलब कि नाम पे बता रहा है कि सेकंड नंबर पोजीशन में कुछ ना कुछ कमी हुआ है। देखो अगर आप राइबोस को देखते हो तो यहाँ पे सेकंड नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप DNA के पेंटोस शुगर को देखते हो तो यहाँ पे सेकंड नंबर पोजीशन पे OH नहीं है। तो इसी OH की कमी के कारण इसको हम लोग 2-डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं, बाकी बीटा-D तो दोनों में ही है। अच्छा, ये तो हो गई शुगर की बात, पेंटोस शुगर की बात, जो कि पहला कंपोनेंट था न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा है अपना नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस पे आपको ये ध्यान देना है कि DNA RNA में 3 नाइट्रोजन बेस तो सेम होते हैं, एक का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं DNA की बात करूँ तो इसमें AGC मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन रहता है, और RNA की बात करूँगा तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो सेम ही है DNA की तरह, लेकिन इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि DNA RNA में क्या डिफरेंस है नाइट्रोजन बेस में, वो ये है कि DNA में थाइमिन रहता है लेकिन RNA में थाइमिन नहीं रहता है, वहाँ यूरासिल रहता है उसकी जगह पे। अच्छा, अब ये जो आपने जितनी भी आपने बात की, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने नाइट्रोजन बेस है टोटल, तो 5 हो गए। AGC तो दोनों में कॉमन है, एक T हो गया एक U हो गया, तो 5 आपके टोटल नाइट्रोजन बेस हैं।
तो नाइट्रोजन बेस को भी हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक हो गया प्यूरीन, एक हो गया पिरिमिडीन, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो छोटा वाला नाम है उसमें 2 रिंग होते हैं, ठीक है, उसमें 2 रिंग होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। प्यूरीन में आपका पहले तो याद कर लो कि प्यूरीन में कौन कौन से आते हैं, तो एडेनिन ग्वानिन आपके प्यूरीन से, और बाकी जो 3 है वो पिरिमिडीन है। तो कोई भी याद कर लो, मैंने प्यूरीन से याद करके रखा होता है कि एडेनिन ग्वानिन आपकी प्यूरीन है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने ये याद किया था कि प्यूरीन छोटा नाम है, इसमें 2 आपको साइक्लिक रिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये मैंने दूसरा पॉइंट याद किया था। क्यों ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था जेईई मेंस में, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया था और पूछा था कि ये किसका स्ट्रक्चर है, या फिर उन्होंने शायद नाम दे दिया था, बोला था कि इस नाम का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पहचानना आना चाहिए। तो पहला, अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक आएगा कि एडेनिन जो है अपना प्यूरीन है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें 2 रिंग वाले होंगे और कुछ एक सिंगल रिंग वाला होगा। तो आप ये तो कंफर्म कर लोगे क्योंकि ये प्यूरीन है तो 2 रिंग होना चाहिए, तो सिंगल रिंग वाले कैंसिल कर दोगे, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे पहले तो आप। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूरीन में 2 रिंग होता है, पिरिमिडीन में 1 रिंग होता है। अच्छा, कैसे याद किया मैंने कि जो छोटा नाम है उसमें 2 रिंग होगा। अच्छा, उसके बाद प्यूरीन में एग्जाम्पल क्या याद किया, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। बाकी जो 3 है वो पिरिमिडीन में आ गया। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर अगर आ गया एग्जैक्टली तो कैसे पहचानना, कैसे, पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे जैसा मैंने बताया। उसके बाद एग्जैक्टली कैसे पहचानोगे, तो एग्जैक्टली मैंने ऐसे देखा था कि ग्वानिन और एडेनिन में देखोगे तो फ़र्क क्या है कि ग्वानिन में आपका कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है लेकिन एडेनिन में नहीं देखने को। बस इतना देखना है, पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि ग्वानिन में कार्बोनिल ग्रुप दिखता है लेकिन एडेनिन में कार्बोनिल ग्रुप नहीं दिखता है। तो अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी आपको 2 रिंग वाला ऑप्शन बच गया तो उसके बाद आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो ग्वानिन है, नहीं है तो एडेनिन है। उसके बाद कभी मान लो अगर पिरिमिडीन में से किसी को पहचानने आ गया, जैसे थाइमिन या यूरेसिल में से आ सकता है कोई भी, तो आपको ये ध्यान देना है कि थाइमिन में CH3 होता है लेकिन यूरेसिल में नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रख सकता हूँ कि मीथेन CH3, मीथेन जनरल CH4 को हम लोग बोलते हैं, तो उसमें TH आता है, तो वैसे यहाँ पे TH थाइमिन में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया था, तो आप इसको याद कर सकते हो अगर कभी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए, क्योंकि इस बार बायोमोलिक्यूल का वेटेज अच्छा रहने वाला है तो ये पूछ सकते हैं क्योंकि पहले आ चुका है जेईई मेंस में। तो इसको आप तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते थे आपसे स्ट्रक्चर से, ये बहुत लोग छोड़ के जाएंगे तो इसलिए इसको देख लेना। शुगर बता दिया मैंने, बेसिस बता दिए, पेंटो शुगर बता दिया। तो बेसिकली जो DNA और RNA में डिफरेंस आता है वो पेंटो शुगर और बेसिस में आता है। फॉस्फोरिक एसिड तो दोनों में ही सेम है, ठीक है, ये तो दोनों में सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेसिस होते हैं क्या, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिंग है उसमें बहुत सारे अलग अलग आइटम्स लगे, ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। उसके बाद आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा कि एक्जैक्टली कैसे बनता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड आपकी 3 चीज़ से बना है, पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और अपना नाइट्रोजन बेस। तो अब हम लोग वही देखेंगे कि कैसे कैसे क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या होता है कि सबसे पहले आपका शुगर आता है जो आपका पेंटो शुगर है, उसके पहले वाले कार्बन के पोजीशन पे लगता है आपका बेस और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपना शुगर आएगा, उसके फर्स्ट नंबर पोजीशन पे मतलब जो पहला कार्बन है उस पर लग जाता है नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। दूसरा, बेस किस पोजीशन पे लगता है, कौन से कार्बन पे लगता है, तो आप बोलोगे पहले कार्बन पे लगता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज़ दिखाया हुआ है कि पहले कार्बन पे आपका बेस लग गया और ये बन गया अपना न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होता है कुछ नहीं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। मतलब कि ये जो आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया जिसमें पेंटोज शुगर था और पहले कार्बन पे बेस था, अब अगर इस पे आप फॉस्फोरिक एसिड लगा देते हो तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे लगाना है, क्योंकि 1 नंबर कार्बन तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो आप लगाओगे 5th नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है दूसरा क्वेश्चन कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, तो वही यहाँ पे लिखा है कि फॉस्फोरिक एसिड को आप जब 5th नंबर पोजीशन पे ऐड करते हो न्यूक्लियोसाइड पे तो आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। ये हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड हो गया अपना शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड हो गया अपना न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। या फिर तीनों बोल सकते हो, न्यूक्लियोसाइड को खोल दोगे तो आपका बन जाएगा शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, ये भी कह सकते हो। अच्छा, वही हमने देखा भी था कि न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन क्या है। अच्छा, उसके बाद दोनों बता दिया मैंने कि जो बेस है वो पहले नंबर पोजीशन पे लगता है और अपना जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 5th नंबर पोजीशन पे लगता है, ठीक है। कंफर्म हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान देना, कभी स्टेटमेंट आएगा तो कंफ्यूज मत होना कि जो शुगर है इसमें आपको दिख रहा है कि नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4, है ना। तो ये नंबरिंग हम लोग क्यों करते हैं, ये नंबरिंग करते हैं ताकि हम लोग शुगर के कार्बन्स को बेस के कार्बन से डिफरेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। इसलिए हमने नंबर किया, क्योंकि आपको पता है कि बेस में भी कार्बन रहता है, तो इस कार्बन से शुगर के कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे नंबरिंग करी होती है। उसके बाद ये तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिया कि किस पोजीशन पे क्या लग रहा है। 1 नंबर पोजीशन पे बेस लगा, 5th नंबर पोजीशन पे आपका फॉस्फोरिक एसिड लगा, जिसको आप फॉस्फेट भी बोलते हो, ठीक है। तो फॉस्फेट लिखा हो, फॉस्फोरिक एसिड लिखा हो, सेम ही चीज़ है।
अब देखो, अब ये तो बना लिया आपने एक न्यूक्लियोटाइड, आपको बनाना है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तब आपका न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो कैसे जोड़ोगे, उसको जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड चाहिए, जैसे हमने प्रोटीन के लिए देखा था पेप्टाइड बॉन्ड, उससे पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा था। अब यहाँ पे आता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कह लो, लिंकेज कह लो। तो न्यूक्लिक एसिड के केस में जो बॉन्ड आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये किस कार्बन के बीच लगता है, तो 5' और 3' कार्बन के बीच में लगता है, ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है किसके किसके बीच, 5' और 3' कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का क्या मतलब है, देखो ये तो फॉस्फो समझ में आ रहा है कि ये फॉस्फोरिक एसिड एक बीच में है जिसको आप फॉस्फेट बोल रहे हो। डाई ईस्टर का मतलब कि दो ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। ईस्टर बॉन्ड कब बनता था, आपको अगर याद है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कि वो अल्कोहल और एसिड के बीच होता था। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड जब लगा था, ठीक है, और जो ये बॉन्ड बना है ये एक ईस्टर बॉन्ड है। कैसे भैया, यहाँ देखो, यहाँ पे जो 5' कार्बन था, जब आपका फॉस्फोरिक एसिड नहीं लगा था यहाँ पे एक OH था, मतलब यहाँ अल्कोहल है। फॉस्फोरिक एसिड आया जो कि एक एसिड था। एसिड और अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन हुआ होगा तो क्या ये ईस्टर बॉन्ड बना होगा, जहाँ पे एसिड OH देगा और अल्कोहल H देगा और H2 निकल जाएगा और यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बना है। तो एक ईस्टर बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। दूसरा ईस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के OH के साथ ये रिएक्शन करता है और 3' OH पे जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका दूसरा ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो एक ईस्टर बॉन्ड ये रहा, एक ईस्टर बॉन्ड ये रहा और ये रहा बीच में फॉस्फेट ग्रुप, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। आगे समझिए इस नाम का मतलब। ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल और एसिड के बीच रिएक्शन है तो ईस्टर बॉन्ड ही बनेगा। अच्छा, ये आप समझ गए। तो मेन आपको याद रखना है कि किसके बीच बनता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, 5' और 3' कार्बन के बीच, ठीक है। ऑब्वियस है 5 पे खुद लगा हुआ है तो 5 और दूसरे वाले के 3 पे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि हमने प्रोटीन में देखा था कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसे ही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को भी प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है तो आप बोलोगे डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। तो मैं पूछूंगा कि ये जो है ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बता रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। आप बोलोगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है वो आपका डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछता हूँ कि जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो आप बोलोगे, और ऑप्शन में होगा मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो उन्होंने बताया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स के फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो एक्चुअली में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको स्किप करेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली एक एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। अब आपको पता है यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंड आपस में, ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग स्ट्रैंड है वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। जहाँ पे एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये आपको, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो दोनों स्ट्रैंड्स है अलग अलग वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनते हैं, तो आपको पता है बेसिस के बीच, स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के बीच, मतलब कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इसी को कॉम्प्लीमेंट्रिटी बोलते हैं, जो कि आरएनए में मिसिंग रहता है क्योंकि उसमें तो एक ही स्ट्रैंड है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक AR पूछता हूँ, असर्शन ये होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और रीज़न ये होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाते हैं स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के बीच। तो ये सही रीज़न होगा, मतलब कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो दोनों स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी दिखाते हैं, सही बात है। रीज़न अगर उसमें रीज़न ये लिखा हुआ है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्पेसिफिक बेस पेयर के बीच ही बन रहा है, जैसे कि एडेनिन थाइमिन के साथ ही बॉन्ड करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड करेगा, तो इसी के कारण यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी दिखता है। तो सही रीज़न हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बता दिया। अब अगर मैं आरएनए का आपसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछता हूँ तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और वही उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि जेनेटिक कोड को किसने क्रैक किया था। ये आपको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पे भी ये नाम मिलेगा, हरगोविंद खुराना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। अगर कभी भी आता है कि जेनेटिक कोड को किसने क्रैक किया था, हरगोविंद खुराना आपको टिक करना है, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ईजी चीज़ है, आपको पता है कि नॉर्मल फिंगरप्रिंट आपकी उंगलियों में होती है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाना पड़ा। तो आप बोलोगे कि जो फिंगरप्रिंट होता है अपने उंगलियों में उसको प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू चेंज किया जा सकता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ठीक है। और आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो हर एक सेल के लिए सेम है, मतलब अगर आपका एक बाल टूट जाए या एक टिश्यू रह जाए वहाँ पे हल्का सा, तब भी आप कौन थे उस पहचाना जा सकता है उस सेल के थ्रू, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं ये पूछ सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड इन, 4 ऑप्शन रहेगा। तो एक तो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए, दूसरा
किसी बच्चे का असली पेरेंट कौन है ये पहचानने के लिए, डेड बॉडीज़ किस फैमिली से रिलेटेड है वो पहचानने के लिए, या फिर कोई अगर रेशियल ग्रुप मिलती है अचानक से डिस्कवर किया जाता है कि अच्छा ये रेशियल ग्रुप है, तो वो कहाँ से उसका इवोल्यूशन क्या हुआ है, तो वो पहचानने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन है जो कि आप पढ़ लोगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस एकदम मिनिमम है क्योंकि ये बायोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, हार्मोन्स की बात हुई है। अब एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बाकी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्योंकि वो आपका वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी। पूछे कि व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। डीएनए को अगर के न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं जिसमें थाइमीन है, तो हम लोग को क्या क्या कंपोनेंट मिलेगा, तो हमें पता है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करना है तो जिस चीज़ से न्यूक्लियोटाइड बना होगा वो टूट के हमें मिलेगा। हमें पता है 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक पेंटो शुगर, एक अपना नाइट्रोजन बेस और दूसरा अपना फॉस्फोरिक एसिड। तो चाहे डीएनए और आरएनए सेम ही होता है, तो एक फॉस्फोरिक एसिड तो मिलेगा आपको, दूसरा आपको पेंटो शुगर मिलेगा। तो डीएनए है तो आपको कौन सा मिलेगा, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना शुगर। तीसरा आपको मिलेगा नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि थाइमीन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, तो थाइमीन ही आपको नाइट्रोजन बेस यहाँ पे मिलना। कह रहे हैं उसका तीसरा क्वेश्चन है व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड, व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। मतलब कह रहे हैं कि जब आरएनए को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो अगर उसमें हम लोग को किसी एक नाइट्रोजन बेस का कंटेंट पता है कि एडेनिन 10% है, तो उससे हम लोग बाकियों का नहीं निकाल सकते क्योंकि आरएनए अपना सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो उसमें आप ये पता ही नहीं कर सकते, उसमें ऐसा स्पेसिफिक बेस पेयरिंग तो हो नहीं रहा है जो आप पता करोगे, क्योंकि डीएनए में क्या होता है कि अगर एडेनिन 10% है तो वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, तो अगर एडेनिन 10 है तो थाइमिन भी 10% होगा, ठीक है। तो 20% आपका यूज़ हो गया 100% में से, तो अब बच्चा जो 80% होगा वो डिवाइडेड होगा किसमें, ग्वानिन और साइटोसिन में, ठीक है। तो 40-40 हो जाएगा ग्वानिन और साइटोसिन। तो ऐसे करके आप डीएनए का पता कर सकते हो हर एक नाइट्रोजन बेस का कंटेंट अगर आपको एक का पता हो, लेकिन आरएनए का आप पता नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग ही नहीं है, तो कहाँ से पता करोगे। तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो ऑर्गेनिक फिजिक्स सीरीज़ की जितने भी चैप्टर्स मैंने बोलते हैं ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। एक बचा है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला पार्ट जीओसी का, उसको मैं देखता हूँ कब टाइम मिलता है। मेरे एग्जाम्स आज एक गैप था तो मैंने बता दिया वीडियो, अब मेरा एग्जाम खत्म होगा 30 को, बिना अब कोई गैप नहीं है, वाइवा है। तो एक को अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो तो आसान पार्ट है, बाकी सारे हार्ड पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड लक।